आज इनसे हम ऐसी बातें करेंगे जो आपने कभी सुनी ना हो, जो आप किसी से बात करने में हिचकिचाते हो। पेशेंट का खड़ा नहीं हो रहा है और जब भी वो कोशिश कर रहा है सेक्स करने की तो वो पेनिस को वजाइना में डाल नहीं पा रहा है। 15 साल का बच्चा मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आ रहा है, जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, जिसने 10th कभी पास करा। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, तो चालू नहीं है। एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन की वजह से भी बाद में कुछ फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम आती है, बच्चा नहीं हो सकता है। अब तूने मैस्टरबेट किया तो जीवन में कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। इसका जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज। लैपटॉप इज द न्यू स्पर्म किलर, इज दैट ट्रू? इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। ये नहीं कि आप टाइट ही पहन के बैठे, लंगोट पहन के बैठे, टाइट चड्डी में बैठे, बिल्कुल नंगे होके बैठे। सेक्स के दौरान कितनी कैलोरीज यूजुअली बर्न होती है? ये डिपेंड करता है सेक्स कैसा कर रहे हो। आप गए और 2 झटके में आउट हो गए तो कुछ कैलोरी बर्न नहीं होगी। So, क्या एवरेज साइज क्या है सर? इंडियंस के छोटे होते हैं, लेकिन इंडियंस को दुखी होने की जरूरत नहीं। चाइनीज और वियतनामीज के हमसे भी छोटे होते हैं। Lot of times, no, men also don't want to touch other females parts जैसे वजाइना वगैरह, उनको टच नहीं करना है। रोज 2 से 3 कपल आते हैं, बिलीव मी, जिनकी शादी को 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, एंड दे नेवर हैड सेक्स। जैसे ही वो छूने लगता है, उसको फेयर होता है तो वो अपनी टांगों को ऐसे दबा लेती है। तो हम उसको क्या कहेंगे? हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या सारडा शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त राव्या सारडा, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेजरली इन मेन। औरतों के बारे में भी बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एंड इसके साथ इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित जोशी, खास जयपुर से आए हैं हमारे साथ। ही इज एन MD फिजिशियन and he works as a consultant into sexual health related problems. आज इनसे हम ऐसी बातें करेंगे जो आपने कभी सुनी ना हो, जो आप किसी से बात करने में हिचकिचाते हो। By the end of the podcast आपको हम ऐसे ऐसे बोनस टिप्स देने वाले हैं to increase your sexual health, to increase the good health of semen. बहुत सारी बातें होगी, आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। Too many things that you don't discuss even with your friends. लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से ये सारी बातें जानेंगे। नमस्ते डॉक्टर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आज का जो टॉपिक है बहुत सेक्सी होने वाला है। हाँ जी। तो जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जब पुरुष आदमी आपके पास आते हैं तो मेजरली सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास? सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जी। पेशेंट का खड़ा नहीं हो रहा है और जब भी वो कोशिश कर रहा है सेक्स करने की तो वो पेनिस को वजाइना में डाल नहीं पा रहा है, और यदि वो डाल भी देता है तो बहुत जल्दी इजैकुलेट हो रहा है। इसको हम बोलेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन। अब इरेक्टाइल और डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मेरी ओपीडी में इतना कॉमन है कि शायद मेरे पास खांसी जुकाम के पेशेंट 1-2 आते हैं, और जो 100 में से 95% पेशेंट है वो इन दोनों प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हर जगह से वो आ रहा है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पॉर्न एडिक्शन, मैस्ट्रुबेशन एडिक्शन, सीमन कम होना, मेल इनफर्टिलिटी, सो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एक सेक्सुअल सेगमेंट में, मेल सेक्सुअल सेगमेंट में आती है। अब यदि हम धीरे धीरे बात करें तो सबसे पहला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जी। इंडिया में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इतना कॉमन क्यों है? पहला सवाल यह है कि इसका जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज, और 10 में से 4 लोगों के शुगर है। शुगर पहले होती थी 50 की उम्र में और अब हो रही है 35 की उम्र में। तो जो आदमी ग्रोथ कर रहा है उसके लिए पे कर रहा है। अब डायबिटीज की वजह से उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, डायबिटीज वो कंट्रोल नहीं करता, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो इसकी वजह से उसका इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है। और दूसरा, आदमी और औरत दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को सेक्सुअल नीड नहीं है, और यदि है भी तो वो सिर्फ इसलिए सेक्स करना चाह रहे हैं कुछ लोग तो कि कैसे भी एक बच्चा लग जाए, जिससे कि उसको सोसाइटी से अप्रूवल मिल जाए कि ये एक पोटेंट आदमी है, इसने 2 बच्चे पैदा कर दी।
और मरीज भी जब आके बोलता है कि भाई भाई तेरे को दिक्कत क्या है, तो बोलता साहब मेरा खड़ा नहीं हो रहा। शादी को कितना टाइम हो गया? 10 साल। बच्चे कितने हैं? 2। वैसे सब कुछ सही है, मैंने 2 बच्चे पैदा भी किए, बट वो 10 साल से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। उसका पार्टनर उसके साथ बैठा, उसकी वाइफ उसके साथ बैठी है, उसको टल्ला मार रही है, कुछ और बोलो कुछ और बोलो, कि मैंने लास्ट सेक्स कब किया है? 6 महीने पहले, साल भर पहले। My God. तो इस चीज को एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत सारे ग्रेड्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, हार्मोनल है, वेस्कुलर है। अब आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, ये स्टडी आपका जो हिस्ट्री है उसको लेने के बाद ही पता चलता है। जी जी। सर मैं जब इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, ये मैंने पाया दैट 40% ऑफ पीपल इन इंडिया हैव इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम। देखिए 40% जो पेशेंट है, जो मेरी स्टडीज है, जो मैंने पढ़ा है कि डायबिटिक पॉपुलेशन जैसे मैंने बढ़ रहा है, तो इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, और 10 में से 4 लोगों के डायबिटीज है, तो ऑटोमेटिकली 40% हो गया। अब यदि हम डायबिटिक पॉपुलेशन की बात करें तो डायबिटिक पॉपुलेशन 70% है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जी। और हर आदमी अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसने फेस किया है, कभी ना कभी। So it is a very common problem. And during this study only I found that 26% out of this 40% also 26% तो ऐसे हैं जो जिनकी एज like they are college going students which is less than 30-35. यदि मैं मेरे ओपीडी की बात करूं तो वहां पर बुढ़े कम, जवान ज्यादा दिखते हैं। अच्छा। 15 साल का बच्चा मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आ रहा है, जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, जिसने 10th अभी पास करा है। उसका जो बड़ा सिंपल सा रीजन है कि दे नेवर हैड सेक्स, कभी सेक्स किया ही नहीं उस आदमी ने, कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं। अब उसने पॉर्न के अंदर एक आदमी को देखा सेक्स करते हुए, और उसने रियलाइज किया कि मेरा पेनिस तो छोटा सा है, और वो जो पॉर्न स्टार है, सन्नी लियोनी का जो पति है, उसका इसका पेनिस बहुत बड़ा है। तो जब वो कंपेयर करता है तो उसको लगता है कि यार मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, तो चालू ही नहीं है। 15 साल का बच्चा। 15 साल का बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है, नेवर हैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और कभी उसने मैस्टरबेट भी नहीं किया। जी जी जी। सो देन आपने जब अभी मॉर्निंग इरेक्शन की बात करी, व्हाई डू मेन हैव मॉर्निंग इरेक्शंस, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मॉर्निंग इरेक्शन बेसिकली आपके इरेक्शन की क्वालिटी का एक स्कोर है, ठीक है। मॉर्निंग इरेक्शन सबसे पहले सुबह क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, बॉडी दबा के टेस्टोस्टेरोन बनाती है। दूसरा, आपने रात को खाना खाया होता है 8-10 बजे, तो पेट खाली होता है। पेट खाली होने की वजह से सारा ब्लड फ्लो पीनिस की तरफ होता है। तीसरा जो इसका रीजन होता है कि आप जब सपनों में होते हो तो इसको एक स्लीप बोलते हैं, रैम स्लीप। इसके अंदर जो भी आपका ब्रेन है, उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेक्सुअल थॉट या जो भी आपने सेक्सुअल कंटेंट या जहां से भी आपने दिमाग के ने जो चार्जिंग ली है वो उसको दिखती है, और वो जब इमेजेस उसके आती है तो वो अपने आप को एक अच्छा फील करता है, और उसके पीनिस में इरेक्शन आता है। एक रीजन ये भी होता है कि मॉर्निंग के अंदर पेशाब की अर्ज होती है, ब्लैडर पूरा भरा हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी मॉर्निंग इरेक्शन आता है। अब एक आदमी को मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यदि रात को उसने अल्कोहल लिया है, स्मोक लिया है, कोई गांजा वांजा फूका तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा, या उसने सेक्स किया है तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा, मैस्टरबेट किया तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा। बट यदि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ के अंदर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को फील कर रहा है कि ही इज हैविंग सम सेक्सुअल इशू, और मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं आ रहा, तो देन it is a sign of erectile dysfunction. He should consult with someone. Okay. And this differs from age to age in men? Of course. क्योंकि जब हम एजिंग में जाते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। Okay. 30 साल के बाद हर साल करीब 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी बनाना कम कर देती है। तो जब आप 20 साल के होते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, पीक पे होता है, तो आपके मॉर्निंग इरेक्शन इतने सॉलिड होते हैं कि आपको पेन होता है। एंड पेशेंट मेरे पास आके सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मेरे को पेन हो रहा है और मेरा नींद डिस्टर्ब हो रहा है, और जब मैं सुबह सो के उठता हूं तो वो इरेक्शन आधा 1 घंटे तक रहता है। मुझे घर के अंदर घूमने में दिक्कत आता है, मेरी फैमिली के अंदर मदर है, सिस्टर्स है, मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं जब जाता हूं तो मेरा पेनिस ऐसे इरेक्ट रहता है। व्हाट शुड आई डू?
मैं बाथरूम में कितनी देर बैठा रहूं, और मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता गो फॉर मैस्टरबेशन। तो ये जो मॉर्निंग इरेक्शन है पेन देते हैं। अब हम जैसे जैसे एजिंग में जा रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो रहे हैं, एजिंग हो रहा है तो बॉडी का एक मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो हो जाता है, आपका जो सेक्सुअल थॉट प्रोसीजर है वो भी स्लो हो जाता है, तो मॉर्निंग इरेक्शन भी कम हो जाते हैं। और जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो आप सपने देखते हो कि मुझे मॉर्निंग इरेक्शन है। इवन पेशेंट की वाइफ नहीं है, ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, ही इज टेकिंग सो मच मेडिसिन फॉर डायबिटीज, अब वो आके बोलता है कि साहब मॉर्निंग इरेक्शन तो ला दो, कम से कम फील तो करूं इसको। अच्छा, तो these kind of patients also come to you. या Okay. So masturbation की आप बात कर रहे थे, that common problem in men is masturbation also. तो masturbation क्या एक addiction है, वो psychology है, मतलब देखो, what is that? मैस्टरबेशन इज ए टोटली एब्सोल्यूट हेल्दी ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना, और ये आज से नहीं सदियों से हो रहा है। जी। मैस्टरबेशन जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो और एक गलत तरीके से करते हो, मैस्टरबेशन करने के कई तरीके, क्योंकि जब से फोन आया है तब से तो ये एडिक्शन और ज्यादा बढ़ गया लोगों यदि मैं मेरे कॉलेज की बात करूं कि को। जब हम एक पॉर्न मूवी देखने जाते थे तो पहले तो घर देखते थे कि किसके घर पे पेरेंट्स नहीं, फिर एक कैसेट का जुगाड़ करते थे, फिर एक वीसीआर लाते थे, तो एक पॉर्न सेलिब्रेशन होता था। अभी हर बच्चे के पास एक पॉर्न चल रहा है, हर मोबाइल के अंदर एक ऐसा ग्रुप है दोस्तों का या उसकी फ्रेंड्स का, लड़कियों की, कि जो कोई ना कोई हॉट ग्रुप्स, सेक्स ग्रुप्स, तो वो रोज कोई ना कोई ऐसा कंटेंट भेज रहे हैं जो आपको मैस्टरबेशन के लिए या पॉर्न देखने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, आप पॉर्न नहीं देख रहे, आप जाके सिर्फ वो देख रहे हो और उसको स्क्रॉल कर रहे हो कि नहीं नहीं ये सही नहीं, इसका ब्रेस्ट सही नहीं, इसका वजाइना सही नहीं। हाँ। तो वो आपको मैस्टरबेट के लिए इनिशिएट करता है। बट इन माय सजेशन मैस्टरबेशन इज ए हेल्दी हैबिट इफ यू आर डूइंग वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक। और यदि हम बात करें कि मैस्टरबेशन की जरूरत क्यों है, हर आदमी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है और 15 साल के बच्चे का टेस्टोस्टेरोन पीक पे। करेक्ट। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में हैं, 4-4 महीने में अपनी वाइफ के पास आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, 2 साल में अपने पार्टनर को देख रहे हैं। हजारों लोग जेलों के अंदर हैं जिन्होंने सेक्सुअलिटी से जिनका कोई रिलेशन नहीं, तो उनकी सेक्सुअल नीड कैसे पूरी होगी? उनकी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए मैस्टरबेशन जरूरी है। बट अगेन मैस्टरबेशन सही तरीके से होना जरूरी है और सही मात्रा में होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इच्छा हुई आपने पेनिस को रगड़ना चालू कर दिया। मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो दिन में 4-4 बार मैस्टरबेट कर रहा है, ही इज एडिक्टेड। वो इतना लीन एंड थिन हो चुका है जैसे कि गांजा फूक रहा है। और जब मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा तेरा पिक्चर खत्म हो चुका है, तब उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी क्या कुछ बचा है, क्या कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक पेनाइल रिहेबिलिटेशन और रेजुवेनेशन सेंटर है, हम उस पे उसको लेके जाते हैं। मैस्टरबेशन ये भी होता है, रिहैबिलिटेशन भी? या वी हैव ए स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर पेनाइल रिहेबिलिटेशन एंड रेजुवेनेशन। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम शॉक वेव बोलते हैं, पी शॉट्स, कुछ सीरम प्लाज्मा पेनिस में इंजेक्ट करते हैं, मेडिकेशन देते हैं और उसको कुछ टिप्स देते हैं, एक्सरसाइजेज बताते हैं, पेनाइल मसाजेस के सेशंस बताते हैं। तो उसके बाद जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो चीजें नॉर्मल होने लगती है। बट हम मरीज को बोल देते हैं कि यदि अब तूने मैस्टरबेट किया तो तू जीवन में कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। अभी हमें उसको फियर डालना पड़ेगा। करेक्ट। जब तक वो छोड़ेगा नहीं कि आपका भैया लीवर खराब हो रहा है तो दारू पीना बंद करेगा कभी तेरा लीवर बचेगा, तो उसको एक फियर डेवलप करना पड़ता है जी। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास इवन मुंबई से जयपुर आते हैं एंड दे हैव डिलेड इजैकुलेशन। व्हाट इज डिलेड इजैकुलेशन? कि जो पेशेंट सेक्स कर रहा है अपने पार्टनर के साथ या रियल वुमन के साथ, तो वो इजैकुलेट ही नहीं करता, 1-1 घंटे तक सेक्स कर रहा है, 1-1 घंटे तक, बट वेजाइना में वो इजैकुलेट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको अपने हाथ का आदत पड़ा हुआ, इस प्रेशर का पड़ा हुआ। अब वेजाइना का जो प्रेशर है वो डिसाइड नहीं कर सकता, उसका ब्रेन डिसाइड नहीं कर सकता। और मैस्टरबेशन में ये हाथ से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस प्रेशर से इसको प्रेशराइज करना है, किस फ्रीक्वेंसी से मुझे इसको करना है। वेजाइना के अंदर यू डोंट हैव पावर कि यू रोबोट की तरह सेक्स नहीं कर सकते, तो वो इजैकुलेट ही नहीं होता है। और ये डिलेड इजैकुलेशन की वजह से इतना इनफर्टिलिटी का केसेस बढ़ रहा है कि पेशेंट इज नॉर्मल इन सेक्स बट
दे कांट हैव बेबीज बिकॉज ऑफ डिलेड इजैकुलेशन। अब ना उसका जो ब्रेन है उसको किसी की आदत पड़ी हुई है, या कई लोग जो होते हैं वो उल्टा लेट के मैस्ट्रुबेट करते हैं, जिसको प्रॉन मैस्ट्रुबेशन बोलते हैं। वो एक पिलो ले लेंगे या तख्ता ले लेंगे, उस पे अपने पेनिस को रगड़ना चालू करेंगे। अब उसको हार्ड सरफेस का आदत पड़ा हुआ है, तो उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आता है, उसको इसी पे रगड़ने से इजैकुलेशन होगा। अब जब वो रियल सेक्स कर रहा है तो उसको वो सब मिलता नहीं, वो इजैकुलेट ही नहीं होता। सो दिस इज we are also facing such big problem. I heard about the pre-ejaculation, but I did not hear. मैंने ये delayed के बारे में कभी नहीं सुना था. delayed ejaculation and anejaculation. It's a very complicated subject जो हमें सही करने में बड़ी दिक्कत आती है। anejaculation के अंदर तो वो कुछ भी कर ले, उसको ejaculation ही नहीं होगा। अच्छा। आप 1 घंटा सेक्स कर ले, मैस्ट्रुबेट कर ले, वाइब्रेटर लगा ले, कुछ भी लगा ले, उसको ejaculation ही नहीं होगा। और यदि डिलेड इजैकुलेशन की बात करें तो उसको फीमेल बॉडी के साथ 1 घंटा सेक्स करा लो, नहीं होगा। पर यदि वो जाके तख्ते पे रगड़ रहा है तो वो 1 सेकंड में इजैकुलेट हो जाएगा। अपना हाथ यूज कर रहा है तो वो 1 मिनट में इजैकुलेट हो जाएगा। सो वहां पर हमें उनको कपल थेरेपीज होती हैं, कोग्निटिव थेरेपीज होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम कपल्स को समझाते हैं कि भैया आपको इस तरीके से सेक्स करना है। आप डायरेक्ट मिशनरी पोजीशन में सेक्स नहीं कर सकते, पोजीशंस चेंज करनी पड़ेगी, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा वजाइना के अंदर। सो दीज आर सम टेक्निक्स, देयर आर सम मेडिकेशन व्हिच हेल्प देम आउट। ओके सर, लेकिन जैसे आप अभी मास्टरबेशन की बात कर रहे थे, आपने कुछ पेशेंट्स के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा करते हैं, एडिक्शन हो जाता है, तो यू मेन शुड नो दिस कि क्या सच में बहुत ज्यादा एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन की वजह से भी बाद में सीमन क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम आती है, बच्चा नहीं हो सकता है? मैस्ट्रुबेशन, देखो यदि हम सीमन की बात करें तो सीमन जो है वो रोज बन रहा है, और करीब 1.5 से 2 चम्मच सीमन हमारा टेस्टिकल रोज बनाता है। हर सेकंड करीब 1500 से 2000 सीमन बन रहा है जी। जो एजिंग के साथ साथ धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, कम होगा। अब आप यदि रेगुलर मैस्ट्रुबेट कर रहे हो, दिन में 4-4 बार मैस्ट्रुबेट कर रहे हो, तो आपका जो टेस्टिकल उस पर लोड पड़ता है, उसकी वजह से वो कभी कभी परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। अब यदि वो डैमेज हो जाएंगे तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, क्वांटिटी तो खराब होगी ही होगी, उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर खराब होगा, उसमें हेड डिफेक्ट आएगा, टेल डिफेक्ट आएगा। ये चीजें कई बार अनरिपेयरेबल है, कुछ नहीं कर सकते यदि उसने इतना ओवर मैस्ट्रुबेशन कर लिया है तो। और अक्सर ये जो इस तरह के कैंडिडेट है जो 4-4 बार मैस्ट्रुबेट कर रहे हैं, दे हैव सम साइकेट्रिक इश्यूज आल्सो, दे हैव सम habits of taking these substances like गांजा, अफीम, कोकीन। तो मतलब वो अलग ही दुनिया के लोग हैं, तो वो अपना न सिर्फ सीमन को खराब करते हैं, पेनाइल हेल्थ का भी कचरा कर देते हैं। ओके सर, ये अगर मैं आपसे पूछूं दैट सेक्स के दौरान कितनी कैलोरीज यूजुअली बर्न होती है? देखिए, यदि हम एक अच्छा सेक्स कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है सेक्स कैसा कर रहे हो। आप गए और 2 झटके में आउट हो गए तो कुछ कैलोरी बर्न नहीं होगी, ठीक है ना, आपकी वाइफ का जरूर दिमाग खराब होगा। लेकिन आप अच्छे सेक्सुअल पार्टनर हो, आप 30 से 40 मिनट तक अपने सेक्स को लेके जा रहे हो, यू नो इट्स सेक्स इज ए आर्ट, आपको ये सीखनी पड़ती है। और अभी इस दुनिया में सेक्स की आर्ट सिखाने वाला कोई नहीं है। सेक्स का कचरा करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, रोज आपको टिप्स दे रहे हैं, ये 5 चीजें खा लो, ये 5 एक्सरसाइजेज कर लो, तो कोई रियल इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो यदि आप अच्छा सेक्स कर रहे हैं तो 75 से 150 कैलोरी, करीब 30 मिनट स्विमिंग के बराबर कैलोरी और 30 मिनट वॉकिंग के बराबर कैलोरीज बर्न होती है। बट यदि आप ये सोचो कि भैया कुछ करना ही नहीं, एक्सरसाइज तो सेक्स ही कर लूंगा, इसी से मेरा वेट कम हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, पर आप नए शादी करके गए हो, हनीमून पे गए हो, 4-4 बार सेक्स कर रहे हो, तो 600 कैलोरी आपने बर्न करनी पूरे दिन में, तो आपका वेट कम होगा। पर ऐसा नहीं है कि उससे वेट रिडक्शन प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। जी। बट फॉर अ गुड सेक्स, फोरप्ले एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को फोरप्ले करना नहीं आता। मैंने जब पेशेंट मेरे पास आता है और मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा चलो बताओ फोरप्ले कैसे करते हो, तो ऐसे पुच्ची करता हूँ। अरे इट्स नॉट अबाउट फोरप्ले, उसको पता ही नहीं कि फीमेल एनाटॉमी क्या है ना। जब मैं पूछता हूँ भैया तुमने कभी वजाइना के हाथ लगाया, तो वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे मैंने उससे पूछ लिया कि कोई अनइथिकल चीज मांग लियो, कि अब कभी आपने पार्टनर को फिंगरिंग किया, नहीं किया, कभी ब्रेस्ट सक किया,
हाँ, एक दो बार किया था, ऐसे टच किया था, और वो फीमेल ऐसे देख रही कि मैं क्या करूं इसका। अच्छा। तो दे डोंट नो फोर प्ले, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं, न स्कूल में, न कॉलेज में, न पेरेंट्स ने। अच्छा, कौन सिखाता है? क्या मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा फोर प्ले? जो दोस्त सिखा रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं गया, मैंने 7 बार सेक्स किया, उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब नाउ ही इज रिलेटिंग, यार ये 7 बार करके आ रहा है, मैं तो एक ही बार कर रहा हूँ। प्रेशर। ही इज मेकिंग दैट हायर लॉट ऑफ वेल्थ। या सो मैस्टरबेशन से कैलोरीज भी बर्न होती है, और फोरप्ले इज मोर इम्पोर्टेंट। और जब आप बुढ़ापे में जाते हो, और जिस औरत ने आपको बचपन से लेके बूढ़ा किया है, जिसने आपकी सेक्सुअल प्लेजर दी है, जिसने आपके लिए बच्चे पैदा किए, और जब आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जब आप दोनों बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप सेक्सुअली फिट नहीं होते, बट एक दूसरे को फोर प्ले करके, ओरल सेक्स करके, लीकिंग करके, किसिंग करके, एक दूसरे की जो सेक्सुअल कंपोनेंट्स हैं उनको आप उनको दे सकते हो, वो प्लेजर दे सकते हो, जो मरते समय एक आदमी और एक औरत के दिमाग में रहता है कि एक जर्नी मैंने तय करी है, और अभी भी मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है। करेक्ट। लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे, जैसे आपने बताया दैट मेन एक्चुअली डोंट नो, क्योंकि कोई बताने वाला या कोई सिखाने वाला ही नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वाया फ्रेंड्स या वाया इंटरनेट, वाया पॉन, दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन व्हिच इज बीइंग पास्ड ऑन। इसका जो सिंपल सा रीजन मैं समझ पाया, जो मैंने एक इंडियन हिस्ट्री को देखा, कि यदि हम पुरानी हिस्ट्री को देखें तो हमारे देश के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर ऋषि मुनि सेक्स की बात करते थे। कामासूत्रा कब लिखा गया? हजारों साल पहले ऋषि वात्स्यायन ने लिखा। राजा महाराजा सेक्स के टेम्पल्स बनवाते थे, अजंता, एलोरा, कोणार्क, आप जाइए, और इतने सेक्सुअल पिक्चर्स हैं, और मैं खुद कई बार जाता हूं, उनको देखता हूं और सोचता हूं कि इस पोजीशन में सेक्स कैसे पॉसिबल है। लेकिन जो गाइड है वो मुझे बता रहा है कि आपको इस पोजीशन में भी सेक्स करना है तो आपको यहाँ पर एक नीचे पत्ता रखना पड़ेगा, एक टेबल रखा है। तो ये सब चीजें एजुकेशन से आती है, और एजुकेशन करने वाला कोई नहीं। तो हमारा जो सेक्स एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिश और मुगल्स के बाद जब से खराब हुआ है, तब से हमारे को कोई प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज देने वाला नहीं है। यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो सिर्फ एक ही ऐसा साइंस रहा है जिसमें सेक्स की बात की गई है, वाजी कारक द्रव्य, वाजी कारक मेडिसिन, एक टर्म है जो आयुर्वेद में आया है कि वाजी कारक, जो सेक्सुअल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है मेल के लिए और फीमेल के लिए। पुराने जमाने के जो राजा महाराजा नवाब थे, वो कितनी रानियां रखते थे जी, तो वो उनको सेक्सुअल हेल्प चाहिए होता था, नीड्स चाहिए होता था, तो उस टाइम पे वो साइंस काम आता था। ओके, तो ये क्या होता है सर, वाजी कारक? इसे जस्ट ए टर्म, इसे जस्ट ए टर्म, उस साइंस को बोल रहे हैं कि वाजी कारक द्रव्य की आपकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाले कंपोनेंट्स, मेडिसिन्स, हर्ब्स, प्रिपरेशंस, तो वो सब आयुर्वेद में है, आयुर्वेद की जो बुक्स हैं उनमें है। और जो मोस्ट ऑफ साइंस जो हुआ है सेक्स का, हमारे आयुर्वेद से बहुत साइंस वहां से निकला है। So, but nowadays, what is causing low sex drive in men? आजकल हम देखते हैं कि किसी को जीरो इंटरेस्ट है, किसी को करना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं हो रही है, सेक्स ड्राइव ही नहीं है, ऐसे भी केसेस आपके पास आते होंगे? बहुत सारे। और ये जो सारे लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं कि लो सेक्स ड्राइव, ये सब कहाँ के हैं? ये सब कॉर्पोरेट्स वाले। अच्छा, उसका जो रीजन है इनका वर्किंग कल्चर। यदि हम बॉम्बे की बात करें कि यदि मुझे कहीं जाना है तो 10 बजे के जॉब में मुझे 8 बजे पहुंचना पड़ेगा, और रात को घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएंगे। तो आपने 12-15 घंटे काम कर लिया कुर्सी पे बैठ के, लंबे समय तक बैठे रहोगे तो क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जॉब प्रेशर, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हर साल 1% कम हो रही। मैंने आपको बताया कि 30 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करना चालू कर देते। दूसरा, एक आदमी के पास न तो टाइम है एक्सरसाइज करने का। तीसरा, 4 दोस्तों को देख के वो सिगरेट पीना सीख गया जी। और यदि हम दिल्ली की बात करें तो वहां पे इतने सारे ये नाइट शिफ्ट वाले जॉब है, जेनपेक्ट वगैरह, ये जो सब हैं जहाँ पे रात भर आदमी जॉब करता है, तो आदमी का टेस्टोस्टेरोन बन रहा है मॉर्निंग के अंदर, और आप 4 बजे कॉफी पी रहे हो सिगरेट के साथ, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनेगा? सुट्टा ब्रेक बहुत होता है, जिसको सुट्टा ब्रेक बोलते हैं, सुट्टा बार बन गए हैं। अब वो सुट्टा बार पी रहा। एक नई चीज और आजकल मुझे हर हिस्ट्री के अंदर एक सवाल और पूछना पड़ रहा है। पहले मैं पूछता था स्मोक कितनी करते हो, आजकल मैं पूछता हूँ जॉइंट कितने लेते हो। अच्छा,
जॉइंट पेशेंट का हिस्ट्री कॉमन इट हैज बिकम नाउ। मैं उसको देखता हूँ होठ और उसका शरीर देख के मुझे लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है, स्मोक से ऊपर जा चुका है। तो ही इज टेकिंग जॉइंट्स आल्सो एंड ही इज हैप्पी। 4-6 जॉइंट पर मैं अकेला नहीं लेता हूँ, 4 दोस्तों के साथ मिलता हूँ। वो बताता है कि मैं कंट्रीब्यूशन में 4-5 लोगों के साथ। तो ये सब हमारा लो लिबिडो कर रहा है, क्योंकि नहीं तो वो एक्सरसाइज कर रहा। एंड यदि आप यूरोप जाएंगे और आप जाते रहते हैं, और यदि यूरोप में कभी सिगरेट का पैकेट खरीदेंगे तो उस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग कॉजेज इम्पोर्टेंसी, हाँ, है ना। हमारे यहाँ फेफड़ा बना रहता है, स्मोकिंग कॉजेज कौन सा, कैंसर। तो अब यदि आप 10-15 सिगरेट रोज पी रहे हो तो आपका वेजियो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, टेस्टोस्टेरोन पुअर बनेंगे। तो कैंसर की किसी को पड़ी नहीं है, वही अगर इम्पोर्टेंसी वाले डाल दे तो, यदि वही हम डाल दें कि तंबाकू खाने से दाने दाने में केसर की दम की जगह दाने दाने में इम्पोर्टेंसी, तो आप सोचिए कि कितना रेवोल्यूशन आ जाए। और मैंने इसके लिए भारत सरकार को एक मेल भी किया था, इमेज भेज के कि यार आप इस तरह का, पर आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स। बट यदि ऐसा होता है तो हमारा शायद बहुत सारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंसी का पेशेंट बच जाए। सर जैसे आप अभी कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक बात बताइए, कहीं मैंने पढ़ा है दैट लैपटॉप की वजह से स्पर्म किल होता है, लैपटॉप इज द न्यू स्पर्म किलर, इज दैट ट्रू? 100%। उसका जो रीजन है कि टेस्टिकल को ईश्वर ने अलग दुकान लगा के भेजा है हमारी बॉडी पे, उसको अलग लटका के भेजा है, अलग चैम्बर दिया उसको स्पेशल। यदि उसको अंदर ही फिट करना होता तो कहीं पे फिट कर देता। तो उसका रीजन ये है कि टेस्टिकल को काम करने के लिए टेम्परेचर 2 डिग्री कम चाहिए। नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36 है, 37 पे टेम्परेचर हो रहा है, और यदि वो उससे कम आ रहा है 34 डिग्री के आसपास, तो उसका स्पर्म प्रोड्यूस होगा। अब यदि आप उसको हीट दे रहे हो, तो जब आपने लैपटॉप को अपने लैप पे रखा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑन द लैप और ओके ऑन द डेस्क, नहीं डेस्क पे नहीं, यदि आप उसको लैप पे रख रहे हो और अलगती पालगती मार के, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम बहुत चलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इसका हीट है वो हमारे टेस्टिकल को टच करेगा। प्लस इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है, तो जब आप लैपटॉप को कान लगा के सुनते हो एक आवाज आती है घर घर घर, वो हमारे जो टेस्टिकल है इनको इफेक्ट करता है। और इससे जो रेडिएशन आ रही है और जो हीट आ रहा है, इससे टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है, इससे आपका स्पर्म का क्वांटिटी कम होगा, स्पर्म का क्वालिटी कम होगा, और उसकी जो वेस्कुलरिटी है वो कम होगी। प्लस इसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। इतना हीट कंटिन्यूअसली 8-8 घंटे आप लेके बैठे हो, सिर्फ ब्रेक ले रहे हो तो छुट्टे के लिए ले रहे हो, तो वो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को खराब करेगा, सेक्सुअल हेल्थ को खराब करेगा, इरेक्शन को खराब करेगा, इवन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी आप कन्वर्ट हो जाओगे। सो लैपटॉप इज किलिंग इंडियन मेल। ओके, वैसे इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि आप यदि जॉब कर रहे हो तो अपने लैपटॉप को वहीं छोड़ कर आओ। दूसरा, यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जो हमारे टेबल टॉप्स आते हैं जिनको हम, जिस पे हम लेके बैठ सकते हैं, वैसा जो सुनार के पास होता है उस पे आप लैपटॉप को रख, अपने लैप पे नहीं रखें। तीसरा, जब आप नीचे बैठ रहे हैं तो नीचे अपने बटक के नीचे, कूल्हे के नीचे कोई गद्दी लगाएं, जिससे कि आपका थोड़ा सा वो एलिवेटेड रहे और टेस्टिकल नीचे रहे। चौथा, जब आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं घर पे, वो बहुत लाइट होने चाहिए, टेम्परेचर आपका रूम का सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइट ही पहन के बैठे, लंगोट पहन के बैठे, टाइट चड्डी में बैठे, बिल्कुल नंगे होके बैठे, बिल्कुल लुंगी पहन के बैठे, तो आपका टेस्टिकल बचा रहेगा। ओके सर, ऐसे भी कुछ मिथ्स होंगे ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेके, जैसे मैंने कहीं सुना कि टाइट अंडरवेयर पहनने की वजह से प्रॉब्लम होती है, मिथ या फिर हॉट सोना की वजह से भी होता है। इट्स नॉट अ मिथ, राइट? नो, इट्स अ ट्रुथ। कि यदि हम बात करें, मैंने आपको बताया कि आपने यदि बॉडी से अलग है वो दुकान, और यदि हम उसको देखें तो सर्दियों के अंदर वो बॉडी उसको खींच लेती है अपने पास, टेस्टिकल बिल्कुल बॉडी से चिपक जाते हैं। गर्मियां आती है तो टेस्टिकल लूज हो जाते हैं। उसमें एक इलास्टिक के फाइबर है जो इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, अब जिस जिम में मैं रोज जाता हूँ उसमें करीब 10-15 बुड्ढे ऐसे हैं जो रोज स्टीम ले रहे हैं, साउना ले रहे हैं, और वो उसको ऐसा लगता है कि दिस इज वेल्थ, दिस इज प्लेजर, मैंने जो लाखों कमाए हैं अब मैं यहीं पे जाके खत्म करूंगा। तो वो साउना और स्टीम में लेके वो टेस्टिकल को खराब कर रहे हैं। ऑफकोर्स उनको अभी आगे कुछ करना नहीं, उनका प्रोडक्शन खत्म हो चुका, बट उनको देख के नया आदमी सोचता है ये जा रहा है तो मैं भी जाऊं। हाँ। और उससे उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम हो रहा है और स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो रहा है।
तो ये चीजें बड़ी खराब कर रही है। रोज मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने स्टीम साउना, इवन जो लोग अपने ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जैसे आयरन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहां पर आपको 8 घंटे बैठना है। लाइक इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू अमेरिका तो आपको 15 घंटे की फ्लाइट लेनी है, तो जो पायलट है वो 15 घंटे बैठा है और वहां पर वाइब्रेशन भी है और हीट भी है और कंटिन्यूस सिटिंग भी है, तो उसका सेक्सुअल हार्मोन भी कम होगा, सेक्सुअलिटी भी कम होगा। लगता बड़ा सुंदर स्मार्ट है, उनको देख के हर आदमी और हर औरत अट्रैक्ट हो सकती है, बट सेक्सुअल परफॉर्मेंस पुअर है। दे आर अर्ली इजैकुलेटर्स। यदि हम ट्रक ड्राइवर्स की बात करें, यदि हम ऑटो ड्राइवर्स की बात करें, वाइब्रेशन भी है, हीट भी है, तो इनकी सेक्सुअल लाइफ खराब होने लगती है। करेक्ट सर। जैसे ये आपने बताया और भी कुछ है, तो जैसे हमें लगा कि ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द टाइट अंडरवेयर आल्सो। अब यदि हम टाइट अंडरवेयर की बात करें तो टाइट अंडरवेयर क्यों बना है? टाइट अंडरवेयर बना है कि जब आप बाइक चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जिम जा रहे हो, अब आप जिम में तो कच्छा पहन के जा रहे हो और घर में बैठे हो टाइटी के अंदर, तो दिस विल हार्म योर टेस्टिकल। तो टाइट अंडरवियर आपको तभी पहनना चाहिए जब आप कुछ इस तरह का सामान उठा रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं जिससे आपके टेस्टिकल पे लोड आ रहा है। अदरवाइज घर आने के बाद मैं हर आदमी से एक ही चीज बोलता हूँ कि घर जाने के बाद नंगे हो जाओ या लुंगी पहनो या कच्छा पहनो। पुराने जमाने के लोग पुराने जमाने में हम देखें तो वो कच्छा ही पहनते थे, ऐसे कच्चे जो हाँ कि ऐसा लगता था कि जेल से आए। यदि आज वो कच्चा मेरे पिताजी पहन लेते थे कि क्या हो गया इनको, तो वो कच्छे वॉज वेरी गुड। लेकिन जब आप जिम जा रहे हो तो आपको 100%, बहुत सारे लड़के ऐसे, मैं बोलता हूँ भाई तू सपोर्टर क्यों नहीं मिलता, किसी ने बोला ही नहीं, मेरा ट्रेनर बोलता ही नहीं, वो जिम में 100 किलो के पुशअप्स मार रहा है, डेडलिफ्ट मार रहा है, सपोर्टर नहीं लगा। ऐसे लोगों के अंदर न सिर्फ टेस्टिकल खराब हो जाते, उनमें पानी भर जाता है जिसको वेरिकोसील बोलते हैं, हाइड्रोसील आ जाता है, तो बहुत सारे हर्निया आ जाता है जी। तो आपको प्रॉपर टाइट पहनना चाहिए जब आप वहां जा रहे हो, और घर आ रहे हो तो आपको बिल्कुल इसको रिलैक्स करना चाहिए। तो अगेन टाइट अंडरवेयर्स आर किलिंग अवर टेस्टिकल्स, सो वी शुड अवॉइड देम। ओके सर, और है कुछ ऐसे, लाइक हमने तो 2 बताए, और कुछ है ऐसे? यदि हम टाइट अंडरवेयर के अलावा और चीजें बात करें जो हमारे टेस्टिकल के प्रोडक्शन को खराब करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन को खराब करते हैं, तो एक तो हमने बात करी हीट पे, तीसरी हम बात करते हैं गुटके पे। जो सबसे ज्यादा टेस्ट हमारा जो टेस्टिकल उसका मेन काम है स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो जो गुटखा है इसमें जो एक केमिकल होता है जो इसमें टबैको, उसको जलाया जाता है तो इसको फ्लेवरिंग करने के लिए। तो गुटखा, स्मोकिंग और गांजा ये हमारे टेस्टिकल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन को खत्म कर देते हैं। और कई बार स्थिति इतनी खराब है कि गुटखा खाने वाले पेशेंट को 2-2 साल हो गए, उसने 2-2 साल छोड़ दिया बट उसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई है। उसने इतना डैमेज कर दिया, इतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपने टेस्टिकल में पहुंचा दिया कि नाउ इट्स अनरिपेयर। गुटखा आई थिंक मैं हर आदमी से बोलता हूँ कि गुटखा मत खा, तू जर्दा खा ले, कि तेरे को टट्टी नहीं आ रही गुटखा खाने के लिए तो तू जर्दा खा ले, चूना वाला जर्दा खा ले, पुराने जमाने में वही तंबाकू, बट ये मत खा गुटखा। और क्योंकि गुटखा बड़ा सस्ता आता है तो 5, 6, 10, 15 पुड़िया हर आदमी खा लेता है जो गुटखा खाने वाला। तो गुटखा इज किलिंग आवर स्पर्म। सर ये तो आपने गुटखे की बात की, बट द यूथ टुवर्ड्स वेपिंग और क्या क्या है, हुक्का, मैं वही कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने बताया आपको कि स्मोकिंग, हम उसको वेप को और हुक्के को स्मोकिंग में ही तो लाएंगे। तो ये सब हमारे टेस्टिकल को खराब कर रहे हैं, हमारे स्पर्म काउंट को खराब कर रहे हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन को खराब कर रहे हैं। these are killing substances। कि आप वहां जा रहे हो, आप हुक्का पी रहे हो, आप ड्रिंक्स ले रहे हो, और ड्रिंक्स भी उतना ले रहे हो जब तक कि आपको कोई छोड़ नहीं पाया। एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर आप अल्कोहल लेते हो ओके, बट आप इतना ज्यादा दारू पी रहे हो, लाओ जब तक रोक नहीं रहे हो तब तक और लेते आप। हाँ, कभी कभी पी ली, समझ में आता है, न्यू ईयर बनाने गया यूरोप में, खूब पी के आ गया, लेकिन वो रोज ऐसा कर रहा है। फिर वहां पर वो हैवी मीट्स यूज कर रहा है, रेड मीट ले रहा है, प्रोसेस्ड चीजें ऑर्डर कर रहा है जब तक, और एक्स्ट्रा चीज के साथ वो पिज्जा आ रहा है। तो अब ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमारे स्पर्म को खराब कर रही है, हमारे टेस्टोस्टेरोन को खराब कर रही है, हमारी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर रही है। सर मुझे आप जब इसकी बात कर रहे हैं, टेल मी अबाउट फ्यू फूड आइटम्स, जो जैसे आपने अभी रेड मीट बोला है ना, या जंक फूड बोला, गिव मी फ्यू फूड आइटम्स 2, 3, 5 जितने भी आप दे पाए, विच आर वेरी बैड फॉर योर स्पर्म हेल्थ, विच आर नॉट गुड फॉर योर सेक्सुअल प्लेजर बोलिए, या जिसकी वजह से
ईडी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ईडी से मतलब मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का है, जिससे मेन को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, यदि हम जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे की बात करें तो हर आदमी समोसे की दुकान पे लाइन लगा के खड़ा है और हर इन्फ्लुएंसर किसी समोसे वाले के आगे रील बना रहा है। तो ये जो चीजें हैं हमारे सेक्सुअल लाइफ को खराब करती। प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी ऑयल्स, ओके, हम पिज्जा की बात करें, चीज की बात करें, रेड मीट हो गया, हाई सॉल्ट इंटेक वाले फ्राइज की बात, मीट, फ्राइज, okay, no, red meat also. रेड मीट आल्सो, यदि इफ यू आर टेकिंग एवरी टाइम इन ए हेवी क्वांटिटी, रोज खा रहे हो, यदि वंस ए वाइल खा लिया इट्स ओके। द बेस्ट थिंग फॉर सेक्सुअल हेल्थ इज लीन प्रोटीन लाइक चिकन, फिश। पर इफ यू आर नॉन वेज लवर, यदि आप वेज खाते हैं तो बहुत सारी चीजें, पर रेड मीट इज वेरी हार्मफुल फॉर सेक्सुअल हेल्थ, स्पेशली फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। Okay. इसके अलावा हम टबैको की बात करें, गांजा, ये सब आपने बताया, सोडियम बता रहे थे आप। सोडियम, सॉल्ट इंटेक, जब आप सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट इंटेक करते हैं और वो भी फैटी एसिड्स के साथ, जैसे कि आपने ले लिया फ्राइज, अब आप फ्राइज खा रहे हो, सॉल्ट उस पर बहुत ज्यादा है, तो ये सब हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को खराब करेंगे, गट हेल्थ को खराब करेंगे। एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए एक अच्छी गट हेल्थ जरूरी है कि यदि आप सेक्स कर रहे हो और आपके पेट के अंदर से फर्ट आ रहा है, आप पादना चाह रहे हो, तो आपका इरेक्शन गायब हो जाएगा। तो और यदि आपने अच्छा स्टूल पास किया, आपका पेट बिल्कुल खाली है, तो आपको अच्छे मॉर्निंग इरेक्शन आएंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा प्रोड्यूस होगा। सो जितना भी इट्स एक कहावत है कि एवरीथिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ गुड फॉर सेक्स, बैड फॉर हेल्थ बैड फॉर सेक्स। तो सारी बीमारियां गट से ही शुरू होती है बेसिकली, देखा जाए तो, है ना। ओके सर, आपने अभी जो सोडियम के बारे में बोला, सॉल्ट के बारे में, कितने लोग तो ऐसे हैं सर, खाने में तो हमारे नमक होता ही है, लेकिन ऊपर से भी नमक डालने की आदत होती है उनके। उनको क्रेविंग, उनको जैसे जैसे एक नशा होता है, दो नशे हैं फूड के अंदर, एक चीनी का और एक नमक का। और जितना भी आप योगा में या आयुर्वेद में या लाइफ स्टाइल में जाएंगे, वो वेरी बैड कि वो दो चीजें बोलता है, आप चीनी और नमक को अवॉइड कर दो और 15 दिन में अंतर देखो। तो जब आप ये दोनों एडिक्शन हो जाता है, सॉल्ट का एडिक्शन, आप सॉस ले रहे हो उसमें सॉल्ट, उसमें कुछ नहीं है, कलर है और सॉल्ट है। आप फ्राइज ले रहे हो, आपने देखा होगा उसको कि कितना सारा नमक उस पर डाल। तो जब भी आप सोडियम लेते हो तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रांग खराब होता है, प्लस आपके, यदि आप बीपी के पेशेंट हो तो आपके कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज डेवलप होंगी। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज आल्सो related to erectile dysfunction. Our heart or penis are mirror images. So penis is a mirror image of our heart. हार्ट में 4 चैम्बर और पेनिस में मल्टीपल चैम्बर्स हैं। दोनों को काम करने के लिए एक्सेस में ब्लड चाहिए। जो हार्ट है उसका जो आर्टरी है वो 2 से 4 mm का है और जो पेनाइल आर्टरी वो 0.5 mm का है। हार्ट 90% ब्लॉकेज पे भी काम कर सकता है, पर पेनिस को काम करने के लिए कम से कम 90% ब्लड चाहिए। सो जब आप इस तरह के फूड्स लेते हो तो आप एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेजेस, यानी कि नसों में सिकुड़न आ जाना। तो ये नसों में सिकुड़न आती है और उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अच्छा सर, मुझे कुछ ऐसे हर्ब्स बताइए जो ईडी को ट्रीट करने में हेल्प करता है। देखिए, अगेन मैंने बोला कि एवरीथिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ गुड फॉर सेक्स। यदि हम स्पेशली हर्ब्स की बात करें तो इंडियन जिनसेंग, जैसे कि आप, ये क्या होता है सर? जिनसेंग एक रूट होता है जिसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं। अदरक जिसको हम बोलते हैं, तो यदि आप यदि आप रेगुलर जिंजर का चाय पी रहे हैं, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जब लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती थी और बच्चा पैदा होने के बाद सौंठ के लड्डू दिया करते थे, इससे आपका हार्मोनल जो सिस्टम है वो बैलेंस होता है। प्लस ये पेनिस और वेजाइना दोनों की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, इरेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। जिंजर, गार्लिक, गोखरू भी बोलते हैं इसको, एक ऐसा बीज होता है जो झाड़ियों में पाया जाता है, बकरियां खाती है इसको हमारे राजस्थान के अंदर जी। और किडनी के अंदर बहुत अच्छे इसके रोल्स हैं, किडनी स्टोन में बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों के क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, उनमें भी इसकी स्टडीज है कि गोखरू देने से किडनी डिजीजेस सही होती है। सो इट्स वेरी यूजफुल। बहुत सारी स्टडीज है गोखरू के ऊपर जो ये कहती है कि गोखरू खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल 33% तक इंक्रीज होता है। तो ये आयुर्वेदिक, दीज आर फ्रॉम एवरीवेयर,
इवन ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। पतंजलि, गोक्षरू, इनके लिक्विड्स फॉर्म भी आते हैं, शैशे फॉर्म भी आते हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छा है, कौच बहुत अच्छा है, शिलाजीत बहुत अच्छा है, शतावरी बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत, जिंको बिलोबा एक फल आता है, इसका एक्सट्रैक्ट आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हर्ब्स हैं जो हमारे पोटेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यदि आप रेगुलर ले रहे हो, सही मात्रा में ले रहे हो और सही जगह से ले रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हर किसी को पता नहीं कि गोखरू क्या है, गोक्षरू क्या है। सर जैसे आप अभी गोखरू की बात कर रहे हैं, तो अब लोगों को पता नहीं है वो कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसके साथ मिला के लेना Perfectly, चाहिए, हाँ। तो आप ये बताइए। जैसे गोक्षरू है, तो गोक्षरू आप 200 से 500 mg तक ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस क्राइटेरिया में आ रहा है। अश्वगंधा है, 300 से 500 mg एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ले सकते हो। आजकल हर चीज के कैप्सूल अवेलेबल है। पर अगेन, जब भी आप इस तरह के कैप्सूल खरीदे तो किसी ऑथेंटिक कंपनी से खरीदे। ये नहीं कि किसी ने मार्केट पे, यूट्यूब पे मार्केटाइज किया और आपने उसको ले लिया। गो फॉर सम डाबर, पतंजलि, झंडू, मतलब जो पुरानी ऑथेंटिक कंपनी है, जिनके प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वहां से लेना चाहिए। गोक्षरू, शतावरी आप 20 mg से 150 mg तक ले सकते हैं। शिलाजीत आप 2 mg से 4 mg तक, यदि अच्छी क्वालिटी का आपको शिलाजीत मिल जाए। जिंजर वगैरह तो रोज खाने में आता है। परफेक्ट, कि आप रोज अदरक की चाय पी लो, पानी पी लो, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और हर आदमी को 40 के बाद, मैं हर मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि 40 के बाद रोज रात को सोते समय 2 चम्मच अपनी जो मेथी होती है वो एक ग्लास पानी में डाल दे, सुबह दाना मेथी, सुबह इसको पी लो और जो दाना बच जाए इसको चबा चबा के खा लो। फेनुग्रीक बहुत अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड इरेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दाना मेथी इज वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, और जस्ट हमारे किचन में अवेलेबल है, वेरी इजीली अवेलेबल। गोक्षरू तो आपको बाजार से लाना पड़ेगा, पर जिंजर है, दाना मेथी है, ये सब हमारे किचन में अवेलेबल। हल्दी है, जी जी जी, जो बहुत डिटॉक्स करते हैं। जी सर, हम जब ईडी की इतनी बातें कर रहे हैं, वन वेरी कॉमन क्वेश्चन जो सामने आता है कि करते करते कोलैप्स हो गया, हो ही नहीं रहा। अब एक शादीशुदा लाइफ के लिए या कोई सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ना कि अच्छा सेक्स होना, पर वो करते करते नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करें सर? इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो है कि मेरे पेनिस में ब्लड नहीं आ रहा है जब मुझे परफॉर्म करना है, जब मुझे सेक्स करना है, तो प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉपर हार्ड नहीं हो रहा है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 3-4 प्रकार हैं। पहला, फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। हार्मोनल, टेस्टिकल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है। साइकोलॉजिकल, कि आपको फियर ऑफ फेलियर है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब जब आप अपने पार्टनर के साथ पहले अच्छा सेक्स कर रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है मेरी परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, मेरी गाड़ी कम एवरेज दे रही है, इसका मतलब ये आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल और वेस्कुलर चेंजेस हो रहे हैं। वेस्कुलर चेंजेस मतलब आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ रही है। नसें मतलब आर्टरीज और वेन्स। अब वो क्यों सिकुड़ेगी? सिकुड़ने का एक रीजन एजिंग, हर आदमी बुढ़ा होगा तो उसका पेनिस में ब्लड फ्लो कम होगा। दूसरा, हार्मोनल डेफिशिएंसी, प्लस एजिंग के साथ साथ कई मेटाबॉलिक डिजीजेस होने लगती है, जैसे डायबिटीज, इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल, हाइपरटेंशन, थायराइड, हार्ट डिजीज। देयर आर सम मेडिकेशन व्हिच कॉजिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शंस लाइक बीटा ब्लॉकर्स। बीपी की बहुत कॉमन दवाई है बीटा ब्लॉकर्स, तो वो ब्लड के फ्लो को पेनिस की तरफ कम कर देती। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRI जिनको हम बोलते हैं, जब वो आदमी लेता है तो उससे उसका पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ओबेसिटी, जब आप ओबेस हो तो आप परफॉर्म कैसे करोगे? पेशेंट मेरे पास आ रहा है, अभी वो 10 कदम चल रहा है, उसमें वो हाफ रहा है, तो वो बिस्तर पे सौरन कैसे बनाएगा? तो आपका यदि बिस्तर में करते करते ड्रॉप हो रहा है, या आप जब सोच रहे हो तब तो आ रहा है, लेकिन जब डालने की कोशिश कर रहे हो तब गायब हो रहा है, इट्स ए क्लासिकल साइन ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अभी कारण क्या है ये अपने को देखना पड़ेगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, अल्कोहल कितना लेता है, स्मोक कितनी करता है, प्लस उसके कोई मेटाबॉलिक डिजीजेस तो नहीं, ओबेस तो नहीं है, एक्सरसाइज कितनी कर रहा है। आदमी यदि मेरे पास आ रहा है तो 90% लोग, 90% मैं बोलता हूं आते पहले, पुशअप कितने लगा सकता है? वो 10 पुशअप उसने जीवन में, पुशअप कॉलेज में ही लगाया था, वो पुशअप ही नहीं लगा रहा। तो जब वो पुशअप ही नहीं लगा पा रहा तो बिस्तर पे कैसे 100 पुशअप मारेगा? एंड एवरीबॉडी वांट टू परफॉर्म।
क्योंकि हर जगह से उसको कंटेंट मिल रहा है, ऑफिस के अंदर, कॉलेज के अंदर, हर एवरीवेयर। तो बिकॉज ऑफ दिस ही इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि करते करते ढीला पड़ रहा है, एंड बहुत आसानी से इलाज हो सकता है। जस्ट नीड टू चेंज लाइफ स्टाइल। करेक्ट। और कई बार सर ऐसे भी होता होगा ना कि वो आदमी साइकोलॉजी या पीयर प्रेशर जैसे आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है। बहुत, ये जो यंग पॉपुलेशन है, मैंने बताया कि 15 साल का लड़का है, उसको कभी सेक्स नहीं किया, उसने कभी सेक्स किया नहीं, कभी औरत को देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, अब उसको साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस आ रही है। वो किसी बाबा जी के पास जाता है, किसी बैद जी के पास जाता है, बैद जी नहीं बोलूंगा, किसी क्वैक के पास जाता है, वो क्वैक उसके हाथ पे से रख के उंगली बोलता है कि यार तेरी नसों में कमजोरी आ गई, तूने बचपन में ज्यादा रगड़ लिया, ज्यादा मसल लिया, अब तू कभी औरत को सेटिस्फाइड। एंड दिस इज वेरी मच कॉमन। मतलब अब तो मैं सुनता भी नहीं, मुझे दुख होता है कि कितने पैसे देके आ चुका कि साहब उसने कहा कि स्वर्ण भस्म खिलाऊंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, तब तेरा दुकान बिल्कुल सेटल हो जाएगी। तो जब वो ऐसे क्वैक्स के पास जाता है तो वो उसको मिसगाइड कर देते हैं कि यार तेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको कुछ भी नहीं है, ही इज वेरी फिट, उसका हार्मोन लेवल बहुत अच्छा, उसका पेनाइल डॉपलर बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया, पर जब वो सेक्स करने जा रहा है तब उसको ऐसा लगता है कि यार आज एक ओलंपिक इवेंट होगा जी। जो 4 साल में पहली बार और आखिरी बार आए, और इसमें मुझे गोल्ड मारना है। मेरा जो दोस्त रमेश है वो बोल के गया था मैंने 7 बार गोल्ड लिया है। तो उस वक्त जाके वो इतना अपने आप को इतना प्रेशर कर लेता है उस ओलंपिक इवेंट के लिए, प्लस उसने ओयो पे रूम बुक किया है 2000 रुपए का, 2000 रुपए का खाना खिलाया लड़की को, वो 5000 रुपए उसको वसूलने भी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब वो जाता है और जाते वो 0 पे आउट हो जाता है, और फिर वो कोशिश करता है इरेक्ट करने की, उसका ध्यान उस वक्त पार्टनर की खूबसूरती पे नहीं होता, उसके शरीर पे नहीं होता, उसके बूब्स पे नहीं होता, उसका ध्यान अपने पेनिस पे होता है। क्या क्या पोजीशन है, 10%, 20%, कितना इरेक्शन आया, वो उसी को देखते देखते उसका दुकान खत्म हो जाता। तो दिस इज साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दिस इज वेरी मच कॉमन। और मेरे पास रोज रोज 2 से 3 कपल आते हैं, बिलीव मी, कोई यूएस से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, जिनकी शादी को 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, एंड दे नेवर हैड सेक्स, नेवर हैड सेक्स, कभी छुआ नहीं एक दूसरे को। सर कैसे पॉसिबल है ये? कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे गोद ले लिए। अभी कहीं से उसने मेरा यूट्यूब पे देख लिया और वो मेरे पास आ गया, 10-10 साल हो गए। दिस इज कॉल्ड अनकंज्यूमेटेड मैरिज। और यदि आप गूगल पे डालेंगे अनकंज्यूमेटेड मैरिज तो 10 में से 3 शादियां अनकंज्यूमेटेड है। कि यदि आज मुंबई के अंदर 1000 शादियां हो रही है तो देख लीजिए कि 300 लोग सेक्स नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड अनकंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। और इसका जो मेन रीजन है साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसको ना एनाटॉमी पता, उसको सिर्फ यही पता है कि उसने पॉर्न में क्या क्या देखा, उसको वजाइना में डालना कहाँ है ये नहीं पता। बिलीव मी, कुछ कुछ ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूं, दे आर गुड डॉक्टर्स, बट उनको पता नहीं डालना कहाँ है। वो कई सालों से कोशिश कर रहा है। डॉक्टर्स ऑल्सो? एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन किसने दिया? उसने रियल लाइफ के अंदर वजाइना को कभी छुआ ही नहीं। वो पिछले कुछ सालों से यूरेथ्रा में डालने की कोशिश कर रहा है, और यूरेथ्रा का छेद उसने बड़ा कर दिया, वजाइना में कभी घुसा ही नहीं पाया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो मैरिज है वो अनसक्सेसफुल रहती है। बट द वुमन कैन आल्सो टेल ना, द पार्टनर कैन आल्सो टेल दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अब हम जो बात करें सेक्स एजुकेशन की, एजुकेशन दोनों लोगों में होना चाहिए। ओके। अच्छा, कई लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो अपने इस फेलियर को बड़े स्मार्टली टैकल करते हैं। यार जीवन इतना बड़ा पड़ा है, कर लेंगे सेक्स, अभी 2 साल ही तो हैं। वो अपने फेलियर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की को भी बड़ी स्मार्ट तरीके से बता देते, यार तो अभी माँ बाप को मत बताना, है ना, हम मैनेज कर लेंगे, ये बहुत छोटे इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट जॉब है, जॉब का प्रेशर है, यूएस का वीजा लगने वाला है, उसका प्रेशर है, इतने प्रेशर है कि वो प्रेशर पे पूरी किताब लिख सकते हैं, और वो कभी भी वजाइना को प्रेशराइज नहीं कर पाते। अच्छा, लड़की भी उस वक्त उसी के साथ आ जाती है, और हमारे मारवाड़ियों में तो शादियां 1-2 करोड़ की होती है। लड़का हाईली क्वालिफाइड सीए है, डॉक्टर है, अब उसको सेक्स करना ही नहीं आता, वो जीवन भर चश्मा लगा के पढ़ता रहा, कभी कॉलेज में लड़की की तरफ देखा तक नहीं, कभी स्पा नहीं गया, कभी मसाज सेंटर नहीं, उसको पता ही नहीं कि अब 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत सुंदर सी मॉडल उसके सामने आती है तो वो सेक्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा।
दिस इज साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। Yeah, these are such common problems. इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड बिलीव मी, जब मेरे पास आदमी आता है, मैं अच्छा वो दवाइयां वायग्रा वगैरह सब ट्राई कर चुका, जी। 7 दिन में हम उनको सेक्स करा देते, जस्ट कपल थेरेपी करके कि आपको छूना है भाई, छूना है, वजाइना को छूना है। ऐसे होता है that men a lot of times no men also don't want to touch the other females parts जैसे वजाइना वगैरह उनको टच नहीं करना है, बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं जब मेल से बोल रहा हूँ, उसने हमेशा मतलब पता नहीं है साइकोलॉजिकल बात करूंगा या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको औरत में उसकी माई दिखती है, अच्छा। तो ही डोंट वांट टू टच, उसको ऐसा तो पहला तो रिलीजियस फैक्टर फील होता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। अच्छा। और कई फीमेल्स भी ऐसी होती है कि आज के मतलब आज से पहले सेक्स खराब और आज सुहागरात के दिन सेक्स इज गुड, तो वो छूने भी नहीं देती। वेजिनिस्मस एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही वो छूने लगता है मेल उसके वजाइना को, तो उसको पेन होता है, उसको फियर होता है, तो वो अपनी टांगों को ऐसे दबा लेती। तो मेल के अंदर एक गिल्ट रहता है कि मैं छूऊंगा, दूसरा मैं कैसे छूऊं इसको, या तो ये यहाँ से तो ये पेशाब कर रही है। मैं जब उससे बात कर रहा हूँ कि यार तुमने कभी ओरल किया है, तो उसका ऐसा लगता है कि मैंने उसको किडनी मांग ली उससे कि यार ओरल, एंड ही वांट ओरल। हर आदमी को ओरल चाहिए, कि मैंने पॉर्न में देखा है कि वो चूस रही है, लेकिन भाई आपको भी तो देना पड़ेगा। And he doesn't want to touch. या ही डोंट वांट टू टच, उसको तो बस वहां से बदबू आ रही है, यहाँ से वो सुसु कर रही है, तू क्या कर रहा है। तो सेम ये दोनों चीजें उसकी वजह से एक आदमी को अपने पार्टनर के लिए डिजायर कम फील होती है। प्लस यदि हम इंडियन फीमेल की बात करें, अभी मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था, एंड अगेन वो अनकंज्यूमेटेड मैरिज का था, हमने उसकी शादी के 3 साल बाद सेक्स करवा दिया था। अब 2 महीने बाद जब वो आया तो मैंने कहा कि अभी क्या पोजीशन है, कि हमेशा मैं ही क्यों इनिशिएट करूं, ये कभी कुछ इनिशिएट ही नहीं करती, फीमेल इनिशिएशन बहुत पुअर है। यदि हम यूरोपियन सोसाइटी को देखें तो वो एक सेक्सुअल हॉलीडेज लेते हैं कि हम सिर्फ सेक्स करेंगे इस हॉलीडे पे। अपने ही शहर के अंदर, मैं जब यूरोप में था तो मैंने मेरे साथ के जो प्रोफेसर्स थे कि अपने ही शहर में होटल बुक कर रहे अपनी वाइफ के साथ। यदि बॉम्बे में कोई आदमी रह रहा है जिसका घर है और अब सिर्फ सेक्स करने के लिए होटल में रूम बुक करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे। हाँ। हाँ, कि पैसे बर्बाद कर कैसे रहा बर्बाद है कर फिर रहा है। भी। हाँ, हाँ। बट उसको वो फील करवाना अपने पार्टनर को। तो यहाँ हमारा जो फीमेल पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उसको कमी है, वो इनिशिएट नहीं कर रहा सेक्स के लिए। यदि हम बात करें फिटनेस पे, तो फीमेल फिटनेस को भी देखे कि जब वो शादी करके लाया था तो वो बड़ी खूबसूरत थी, अब वो खा खा के ऐसी हो गई है कि उसको छूने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो चार्ज हो रहा मलाइका से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको रिजेक्शन हो रहा है। प्लस जो रोज के झगड़े, माँ बहन, सास ससुर, एकता कपूर वाले सीरियल्स भी अच्छा खासा रोल अदा करते हैं कि वो उसका मन ही नहीं करता, क्योंकि उसने अभी अभी माँ को गाली दी कि तेरी माँ को संभाल ले। तो ये सब रीजंस होते हैं, तो उसका डिजायर कम हो जाता है फीमेल को छूने का। सर जैसे आप अभी हमको वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं रेशियो वेयर आपके पास मेन ज्यादा आते हैं या वुमेन, सो व्हाट इज द रेशियो मेरे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को सेक्सुअल लेके? प्रॉब्लम को लेके जो सबसे ज्यादा तो मेल ही आता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी मेल डोमिनेंट है और फीमेल सेक्स पे लोगों ने बहुत कम काम किया है और इसका नॉइज लेवल भी नहीं है। दूसरा, हमारा जो फीमेल है वो खुद भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। शी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सेक्सुअल एक्ट इन मैरिज। बच्चे हो गए उसके बाद वो पिक्चर को खत्म समझती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम फीमेल मेरे पास जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके आती है, वो ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि फीमेल के 2-3 लड़कियां हैं और वो लड़का चाहती है और वो ये सोचती है कि मेरे हस्बैंड का टाइमिंग कम है और मेरे उस किसी दोस्त ने कहा है कि यदि इनका टाइम बढ़ जाए तो लड़का हो जाए। तो इस तरह का एक सेक्सुअल मिथ लेके आती है कि यदि टाइमिंग बढ़ जाए, लंबा सेक्स कर ले, 1-1.5 घंटे तक ये करते रहें, तो शायद जो मेरा जो जेनेटिक वाला ओवम जो रिलीज होगा, हो सकता है उससे लड़का जनरेट हो जाए। तो इस तरह का मिथ लेके आती है। या एक प्रॉब्लम ये लेके आती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मतलब उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट कहीं और है, यू डोंट वांट टू डू वजाइनल सेक्स, उसको एनल सेक्स करना है। क्योंकि उसको वहीं प्लेजर फील होता है। अब एक नेचुरल बात है
कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं और तो आपका वजाइना का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब वो वाला प्रेशर उसको एनस में चाहिए। अच्छा। अब एनल सेक्स इज पेनफुल फॉर ए फीमेल एंड इट इज नॉट एवरी टाइम कंफर्टेबल फॉर ए फीमेल। ओके, वंस ए वाइल या साल में आपने एक बार उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया, इट्स ओके, बट हर बार वो पेन कैसे एक औरत बियर करे? सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम लेके आता है। इसके अलावा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स फीमेल्स लेके आती है कि जो मेट्रो सिटीज में आजकल एक कल्चर हो रहा है डिल्डोज वाइब्रेटर फीमेल मैस्ट्रुबेशन का, कि यदि आप देखेंगे तो इंटरनेट पे भी इतने सारे ऐड चल रहे हैं कि वी बोथ आर प्लेजिंग ईच अदर विथ वाइब्रेटर्स। तो औरत और आदमी दोनों वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं। अब जो फीमेल है वो वाइब्रेटर यूज कर रही है, डिल्डो यूज कर रही है, तो उसको रियल पीनिस के अंदर मजा ही नहीं आता, क्योंकि उसको वो पेनिस चाहिए जो इतना लंबा हो और 1 घंटे तक वाइब्रेशन चला रहा है। तो रियल मैन ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फीमेल है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। यदि आप इस तरह की औरतों को देखेंगे तो इनका जो अपर साइड है, ब्रेस्ट वगैरह है, वो अलग तरीके से दिखने लग जाते हैं। तो जब मेरे पास आते हैं तो आई कैन रिलेट कि यार ये वाइब्रेटर इस्तेमाल कर रही है, तो ये सब क्वेश्चंस लेके आती है। और जो सबसे बड़ा इशू है जो मैंने बताया, एनल सेक्स, कि किसी औरत को पेन हो रहा है तो एक मेल को प्लेजर कैसे मिल सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शी इज फीलिंग पेन इन एनस और उसको वहीं पे सेक्स करना है। आप वहां पे कितना ही लुब्रिकेशन कर लो, कितना ही एनेस्थेटिक्स वाले चीजें डाल लो, लेकिन वो पेन उसको रहता है। जी जी। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास फीमेल आता है। तो यहाँ पर हमें फीमेल सेक्सुअल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। They should also know the art of making love. आर्ट ऑफ मेकिंग लव। कि यदि हम पुराने जमाने की कामसूत्रा की बात करें तो फीमेल को सेक्स में जाने से पहले वो अपने आप को एक स्टीम लेती थी। यदि आपने पुरानी मूवीज में देखा हो तो वो वजाइना पे स्टीम ले रही, जिससे कि वो खुशबू आए, उसमें अच्छी खुशबू आए। अभी फीमेल वजाइना धोती नहीं, इवन वो नहाते समय भी शेव नहीं करती है, ट्रिम नहीं करती है, लंबे लंबे बाल ना, तो एक आदमी को मजा ही नहीं आता उसके साथ सेक्स करने में, उसको बदबू आती है। तो यदि ये सब चीजें एक मियां बीवी एक दूसरे के साथ एड्रेस करे तो वो सेक्सुअल चीजों को बहुत बड़ा। Pubic health is also very important. Pubic cleanliness जो हम लोग करें। प्यूबिक मतलब प्यूबिक हेल्थ इज, यदि उसको रोज धोना जरूरी है, जैसे आप पेस्ट कर रहे हो, आप वहां से दिन में कितनी बार पेशाब कर रहे हो, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अभी कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी है तो उस जंगल के अंदर वो इतनी ज्यादा ग्रो करेगा। लोगों के बाल इतने बड़े होते हैं कि वहां पर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। कई लोगों के हम बाल चेक करते हैं मेल्स के, तो जुएं घूम रही होती, दे आर टू मच अनहाइजेनिक। अब ऐसी कंडीशन के अंदर एक फीमेल कैसे सेक्स करेगा? तो हम उनको बोलते हैं, एंड बिलीव मी, कई उन लोगों को देखने के बाद हमें खुद इतना परफ्यूम लगाना पड़ता है कि वो इतना बास मार रहे होते हैं। एक आदमी ने जीवन में कभी भी अपना पीनिस पीछे करके धोया नहीं, इतनी मोटी मोटी परतें वहां होती है, उसको स्मेग्मा बोलते हैं, बास मार रहा होता है। तो जब भी हम कोई ट्रीटमेंट या प्रोसीजर करते हैं पहले आधा घंटा उसको धुलवाते हैं। तो दीज आर सम कॉमन हाइजेनिक इशू। प्यूबिक हेयर है मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों का वेजाइनल वॉश या पेनिस वॉश ये जरूरी है। प्लस पीनिस और वेजाइना का टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अनहेल्दी फील हो रहा है तो वहां पर कोई भी ऑयल अच्छा लगा के, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगा के, उसकी जो आप एस्थेटिक्स पे काम करते हैं वो बहुत जरूरी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। So cleanliness is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। Female should also know this. ये तो बाप रे आपने जो भी बताया, it's like I wonder how people do it. ठीक है सर। So females जैसे हम आपने masturbation के बारे में भी बताया, क्या जो ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि बहुत ज्यादा फीमेल ने मास्टरबेट किया हो और उनको आदत हो गई है वो वाइब्रेटर की, और उन्हें अब जैसे व्हेन दे आर एक्चुअली डूइंग हैविंग sex or the penetration sex with men, they are just not having an orgasm. 99% फीमेल who are addicted to this vibrators और dildos, उनको अपने मेल के साथ कभी भी ऑर्गेजम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मेल मेस्ट्रुबेशन के अंदर होता है फ्रीक्वेंसी और प्रेशर अपने आप से डिसाइड कर सकते हो, वैसे ही जब आप वाइब्रेटर और डिल्डो यूज करते हो तो आप अपने हिसाब से यूज करते हो। प्लस जो डिवाइसेस आते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि एक डिवाइस आपकी वजाइना पे टच होता है और दूसरा एनएस को टच करता है, तो दो जगह से जो वाइब्रेशन मिलता है
वो एक मेल दे नहीं सकता। तो ऐसे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं सिर्फ वाइब्रेटर और डिल्डो के। उनको आदमी के साथ कभी भी ऑर्गेजम ही नहीं आता। उनका एक डिजीज डेवलप हो जाता है जिसको एनऑर्गाज्मिया बोलते हैं। आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब मरीज आके बोलता कुछ भी खिला दो, मैं मेरी औरत को जीवन में एक बार सेटिस्फाइड करना चाह रहा हूँ। वो 2-2 घंटे सेक्स कर रहा है पर वो सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसको आदत पड़ी है वाइब्रेटर की, डिल्डो। Okay, that's the major problem. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। और जो सबसे बड़ा है कि जो हमारा कमर्शियलाइजेशन हो गया चीजों को बेचने का, तो आप यूट्यूब पे एक बार डाल दें तो माई म्यूज, सेक्स टॉयज इतने सारे आ जाएंगे कि आपको जरूरत ही नहीं। सोसाइटी को करप्ट करने के लिए ये लोग बहुत है। सर आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो मेन जो कहते हैं कि उनका पीनिस साइज उन्हें लंबा करना है। दुनिया में हर आदमी को लंबा पेनिस चाहिए। हाँ। तो सारे आदमी चाहे उसका साइज कितना ही बढ़िया हो, कितना ही बड़ा हो, ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड। वो आ रहा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, लेकिन जाते जाते सर बड़ा हो सकता है क्या? तो हर आदमी को बड़ा पेनिस चाहिए। अब यदि हम एक आर्ट की बात करें सेक्स के, तो आदमी को या औरत को सेटिस्फेक्शन जरूरी है। लंबे पेनिस से सेटिस्फेक्शन नहीं आता। आप यदि क्रिकेट के मैदान में बांस लेके जाओगे और आपको खेलना नहीं आ रहा था, आप कुछ भी बना के नहीं आओगे। और पुराने जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो बैट नहीं होते थे, कपड़े धोने के सोटे से खेलते थे। तो यदि आप खिलाड़ी हो तो आप छोटे पेनिस से भी मिरेकल्स कर सकते हो और हर औरत को सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो पेनिस के साइज को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। सर क्या एवरेज साइज क्या है सर, ये बता दीजिए। पेनिस का जो एवरेज साइज है, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि हर देश, हर कंट्री और हर कॉन्टिनेंट में साइज अलग अलग है। यदि हम अफ्रीकन और यूरोपियन की बात करें तो उनके बड़े होते हैं और इंडियंस के छोटे होते हैं। लेकिन इंडियंस को दुखी होने की जरूरत नहीं, चाइनीज और वियतनामीज के हमसे भी छोटे होते हैं। पर एक इंडियन मैन की बात करें तो 3.5 से 6 इंची के बीच में इरेक्टेड साइज है, तो दैट इज गुड फॉर मतलब पेनाइल हेड, और एक औरत उससे सेटिस्फाइड हो जाती है। पर यदि 3.5 इंची से कम है, 2.5 से कम है, तो इसको माइक्रो पेनिस बोलेंगे। माइक्रो पेनिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसका एक इलाज होता है, और हर आदमी को अपने बच्चे के टेस्टिकल को चेक करते रहना चाहिए जब वो बड़ा हो रहा है कि यदि उसका टेस्टिकल का साइज छोटा है तो उसको माइक्रो पेनिस हो सकता है। तो ये एक अवेयरनेस मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि हर बच्चे का टेस्टिकल साइज चेक करे, पेनिस का साइज चेक करे, क्योंकि बाद में हम उसको डेवलप नहीं कर पाते। ऐसे जब मरीज हमारे पास आते हैं टाइमली आ जाएंगे तो हम उनको एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देते हैं और उनसे पेनिस का साइज बड़ा हो जाता है। जी सर, क्योंकि अभी मार्केट में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं या स्प्रे है काफी, या ऐसे ऑयल या दवाइयाँ या इंजेक्शंस ऐसे मार्केट में है फॉर टू इंक्रीज द साइज। देखिए, पेनिस का साइज कभी भी बड़ा नहीं किया जा सकता एक बार यदि वो पूरा डेवलप हो गया है तो। यदि मैं मेरे हाथ को लंबा करना चाहूँ, नॉट पॉसिबल। मैं मेरी टांगों को लंबा करना चाहूँ, पॉसिबल नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा लग सकता हूँ, नहीं लग सकता, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुका है। मार्केट में जो भी चीजें बिक रही हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। आप खरीद कुछ भी सकते हैं। देयर आर वैक्यूम पंप्स, देयर आर स्प्रेज, देयर आर सम मेडिकेशन जो क्लेम करती है कि हमने 1 महीने में या 3 महीने में 8 से 9 इंच बढ़ा दिया। तो बहुत सारे क्लेम है पर ये सब ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि एजिंग के साथ साथ पेनिस का साइज सिकुड़ता है, डायबिटीज में पेनिस का साइज सिकुड़ता है, पायरोनिक डिजीज होती है जिसमें पेनिस के अंदर गांठें पड़ जाती है, उसमें पेनिस का साइज सिकुड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें पेनाइल साइज छोटा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो उसको वापस से उस पोजीशन में ला सकते हैं जब वो कॉलेज और स्कूल में पढ़ता था। देयर आर सम मेडिकेशन, देयर आर सम थेरेपीज लाइक शॉक वेव, वी आर डूइंग पी शॉट ऑन रेगुलर बेसिस। उससे आपका पेनाइल एस्थेटिक वापस से वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका कॉलेज में। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट मार्केट में जो है वो उस पर इतना रिलाय नहीं करना। मार्केट में जो भी बिक रहा है सब कमर्शियल प्रोडक्ट है, कोई कुछ भी बेच सकता है, लेकिन उसका साइंटिफिक डाटा नहीं। ओके सर, पेनाइल एनहांसमेंट के बारे में बताइए। ऐसे सर्जरीज भी होती है? पेनाइल एनहांस के लिए सर्जरीज होती है। लिगामेंट सर्जरी बहुत कॉमन है। इसके अंदर जो हमारा पेनिस है वो शरीर से जहां से जुड़ा हुआ है बेस, वो बेस लिगामेंट से जुड़े हुए हैं। अब यदि उन लिगामेंट्स को हम काट दें या लंबा कर दें तो उससे पेनिस का साइज 1.5 से 2 इंच बढ़ जाता है। बट अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, और मैंने मेरे लाइफ में आज तक जिन भी लोगों की ये सर्जरीज देखी है, मैं खुद नहीं करता पर देखी है,
उनको बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके परमानेंट इरेक्शन का इश्यूज हो गया। पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन वाज आल्सो मेजर कंसर्न। सो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यदि आप नेचुरल वे में पेनिस का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो पेनिस को रोज टाइम दीजिए, सिर्फ उससे सुसु और सेक्स मत कीजिए, उसका केयर कीजिए। सेक्स इज ए वेरी प्रीशियस एंड कॉस्टली थिंग। तो आप यदि रोज पेनाइल मसाज कर रहे हैं, रोज रोज उसको उसमें ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, उसका टाइमली आप उसको टेस्टिकल को ध्यान दे रहे हैं, तो आपका पेनिस का जो साइज है वो बहुत वंडर्स कर देगा, उसको जरूरत ही नहीं लंबा होने की। बट जैसे आपने ये पिनाइल एनहांसमेंट के बारे में बताया कि इसके साइड इफेक्ट्स है और ये नहीं करना चाहिए, वैसे इंजेक्शंस भी आते हैं सर, और वैसे हमने क्लैम्प्स के बारे में सुना है, काफी सारी चीजों के बारे में सुना है। जी देखिए, जैसे मैं खुद, हमारे सेंटर के अंदर पी शॉट्स होते हैं। पी शॉट्स होता है, पी शॉट्स एक तरह का एक थेरेपी होता है जिसके अंदर हम, जैसे डेंगू होता है तो प्लाज्मा चढ़ाते हैं, वैसे ही बालों के लिए पीआरपी थेरेपी होती है। करेक्ट। तो ऐसे ही पीनिस के अंदर प्लाज्मा डाला जाता है, आपका ब्लड लेके उसमें से रिच प्लाज्मा को सेपरेट करके पेनिस में वापस से इंजेक्ट किया जाता है आप ही का ब्लड। इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो पेनिस को वापस से न्यू सेल रीजनरेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स को इंप्रूव करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो इससे आपका जो पेनिस है बहुत अच्छा हो जाता है, इरेक्शन की क्वालिटी बढ़ जाती है, टाइमिंग बढ़ जाता है, और आपका पेनाइल एस्थेटिक्स बहुत सुंदर लगता है। अब यदि हम दूसरे इंजेक्शंस की बात करें, जैसे कि बाइमिक्स और ट्राइमिक्स कुछ इंजेक्शंस आते हैं, these are not indicated for penile enhancement, they are for erectile dysfunction, they are for penile पेनिस की सेक्स के लिए वो जरूरी है, मतलब वो इरेक्शन के लिए जरूरी है, टाइमिंग के लिए जरूरी है। पेनाइल रिंग्स, पेनाइल क्लेम्स, ये सब मार्केट में अवेलेबल है। तो जो पेनाइल रिंग होती है वो जब वैक्यूम डिवाइस के साथ आती है, अब जब पेनिस इरेक्ट हो जाएगा वैक्यूम डिवाइस के माध्यम से, तो बेस पे एक रिंग लगा देते हैं जिससे कि उसका इरेक्शन सस्टेन रहे। पर अगेन यदि आप लंबे समय तक इसको लगाए रखते हैं तो ये पेनिस को इंजर्ड कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत है हर एक, साइड इफेक्ट बहुत है, तो आप मना ही करते हैं इन सब के लिए? बिल्कुल मना कर देते हैं। और पी शॉट्स जो आप कह रहे हैं वो इट्स लाइक पीआरपी, इट्स पीआरपी, वी आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस, दिस इज वंडरफुल थेरेपी। ओके, सो पीपल कैन ऑप्ट फॉर दैट। या ओके सर, जब आप सर्जरीज की बात करते हैं, सो हाउ मेनी सर्जरीज आर देयर इन द मार्केट? जो मेजर सर्जरी है एनहांसमेंट के लिए, एक तो मैंने आपको लिगामेंट सर्जरी बताया, दूसरा यदि परमानेंटली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि अभी कोई भी मेडिकेशन काम नहीं कर रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही, सब फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में पेनाइल एस्थेटिक्स में पेनाइल पंप लगा देते हैं। एक जैसे कि घुटने चेंज हो जाते हैं वैसे पेनिस के अंदर डिवाइस लगा दिया जाता है, और ये जो डिवाइस होता है एक इन्फिटेबल डिवाइस होता है जो आपके टेस्टिकल में इंसर्ट कर दिया जाता है कि जब आपको सेक्स करना होता है टेस्टिकल को दबाते हो, वो लिक्विड पेनिस में चले जाता है और पेनिस इरेक्ट हो जाता है। तो दिस इज सर्जरी फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जब सारी दवाइयां और सारी मेडिकेशन खत्म हो जाती है, बट अगेन कुछ समय बाद ये दिक्कत देने लग जाता है। ओके सर, आपके पास कई कपल्स या आदमी ऐसे भी आते होंगे कि व्हेन दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देर तक नहीं कर पा रहे हैं। देखो, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो मैंने आपको बताया कि दो मेजर इश्यूज हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन 50% पॉपुलेशन को है। हर आदमी जो मेरे पास आ रहा है वो टाइम, उसका टाइम कम है, वो परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके मल्टीपल रीजन से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए। पहला तो वेस्कुलर रीजन से, उसकी पेनिस जो है उसकी लोडिंग कैपेसिटी कम है, कि आपकी मारुति है और आप इस पे ट्रक की लोडिंग करना चाह रहे हो, तो आपका जो पेनाइल हेल्थ है वो इतना पुअर हो गया कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, एवरेज ही नहीं दे पा रहा। दूसरा वेस्कुलर रीजन के अलावा हार्मोनल रीजन, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, फिटनेस लेवल बहुत पुअर है, आप ओबेज हो, 150 किलो के हो और आपको सेक्स करना है लंबे समय तक, तो आप टाइमिंग नहीं बढ़ा पा रहे। तो यदि आपको टाइमिंग बढ़ानी है तो फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा। देयर आर सम मेडिकेशन विच इंप्रूव योर टाइमिंग आल्सो। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें सब कुछ फेल हो जाता है, दे आर बोर्न विथ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, तो वहां कोई दवाई काम नहीं करेगी। देयर आर सम कंडीशंस वेयर द ग्लैंस इज सो सेंसिटिव, उसने जीवन में ढक्कन को खोला ही नहीं, तो जब हम पहली बार ढक्कन को खोलते हैं और उसके ग्लैंस को टच करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे हमने उसको मिर्ची लगा देती। तो ग्लैंस इज वेरी सेंसिटिव, तो वो जैसे ही पेनिट्रेट करता है उसको इजैकुलेशन हो जाता है।
ऐसे रोज पेशेंट्स आते हैं जिनके हम टाइमिंग सही करते हैं, हार्ड मैच सही करते हैं. So improvement is possible. इम्प्रूवमेंट इज 99% पेशेंट में पॉसिबल है. So वायाग्रा के बारे में बात करते हैं. वायाग्रा इज वेरी पॉपुलर एंड आई थिंक यंगर जनरेशन काफी सारे मेडिकल पे जाके दे टेक these kind of pills. Is it safe? It's not safe. It's not safe for everybody. But Viagra is a wonderful molecule. It's a magical pill. इसको ब्लू पिल भी बोलते हैं. और इसको फाइजर कंपनी ने जब डेवलप किया था तो हार्ट के लिए डेवलप किया था. लेकिन जब उसका साइड इफेक्ट आया तो ये था कि वो पेनिस में इरेक्शन को ला रहे थे. तो जब कंपनी ने विड्रॉ किया, लेकिन लोग दबा के उसको खा रहे थे क्योंकि उनके इरेक्शन बड़े अच्छे आ रहे थे. तो वाइग्रा जो है एक PDE5 इनहिबिटर है. ये पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है. इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, वाइग्रा, सिल्डेनाफिल. अब इसका ओवर काउंटर यूज बहुत ज्यादा है. यदि हम वाइग्रा की बात करें तो वाइग्रा, यदि आप ओल्ड एज में हैं, आपका अच्छा इरेक्शन नहीं आ रहा तो आप ले सकते हैं. लेकिन जो 20 साल का लड़का है, वो जब अपने पार्टनर से मिलने जा रहा है, डेट पे जा रहा है, तो वाइग्रा खा के जा रहा है कि जिससे वो 4-4 बार परफॉर्म कर पाए. ऐसी कंडीशन के अंदर उसका जो परमानेंट पेनिस है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है. और कुछ समय बाद वाइग्रा भी काम करना बंद कर देती है क्योंकि ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है उस डोज के लिए. तो ये सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है वाइग्रा का, कि वाइग्रा हमारी जनरेशन को इंपॉर्टेंट बना रही है. वो ऐसे बना रही है कि हर आदमी जाके स्टोर से ले रहा है और खा रहा है. यदि हम वाइग्रा के दूसरे साइड इफेक्ट्स की बात करें कि वाइग्रा खाने के बाद कई लोगों की मौत हुई. उसका जो मेन रीजन है कि पेशेंट को पता ही नहीं कि किसको लेना है. तो जो कार्डिक पेशेंट है, जिनके बीपी तेज है, उन लोगों को वाइग्रा हमेशा अवॉइड करनी चाहिए. जो नाइट्राइट्स पे लेते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यदि कोई हार्ट का मरीज है और नाइट्रेट्स ले रहा है तो. अच्छा. तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की मौत भी हो सकती है. तो वाइग्रा को लेते समय आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि कहीं प्लेजर आपको खत्म नहीं कर दे. सर ये ऐसी मिल जाती है मेडिकल पे? हर मेडिकल पे अवेलेबल है. 4 रुपए की गोली है जिसपे MRP 100 रुपए होती है. तो हर आदमी जाके, हर मेडिकल स्टोर वाले को लालच रहता 96 रुपीज का, इसको बेचूंगा तो 100 रुपए पैदा होंगे. तो वो जैसे पुराने जमाने में लोग अफीम की आदत डाल देते थे, वैसे लोग वाइग्रा की आदत डाल देते हैं कि यार तू जा रहा, चल एक गोली मेरी तरफ से ले जा, इसको खाने के बाद तेरे को बड़ा मजा आएगा. तो वो मजे में खा लेता और बाद में उसके लिए वो सजा बन जाती है. And children are taking these nowadays. चिल्ड्रन, जो नया लड़का डेट पे जा रहा है, जिसको जरूरत नहीं है, जिसने जीवन में कभी सेक्स नहीं किया, वो वाइग्रा खा के सेक्स कर रहा है. इवन कल्चरल कुछ ऐसी जगह भी मैंने देखी है कि मेल सेक्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सेट हो गया है, ओबेज है और हैवी है, और उसका जो ड्राइवर है वो वाइग्रा खा के मालकिन के साथ 4-4 बार 5-5 बार उसको सेक्सुअल प्लेजर दे रहा है. तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिस. तो सोसाइटी भी इससे करप्ट होती है. करेक्ट सर. सर अब मुझे ये बताइए, आपने पहले बताया था कि कौन से ऐसे फूड है जो अवॉइड करने चाहिए. अब ये बताइए कि कौन से ऐसे फूड है जो लेना चाहिए. हमने सुना है कि कुछ ऐसे सीड्स भी आते हैं जो एक फाका आप ले लो एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ, काफी अच्छा होता है. देखिए, बहुत सारे फूड्स हैं जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत करते हैं. यदि हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में सबसे बढ़िया अनार है. यदि आप रोज एक अनार खा लेते हैं तो आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है स्पर्म का कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा. तरबूज को लोग नेचुरल वाइग्रा बोलते हैं. यदि आप गूगल पे स्टडी करेंगे तो तरबूज इज नेचुरल वाइग्रा, उसके अंदर इतना नाइट्रिक ऑक्साइड होता है. तो ऐसे फूड जिसमें सिट्रस है, जैसे कि मौसमी, संतरा, ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी को बूस्ट करते हैं. और ऐसे फूड जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में काम करते हैं, जैसे कि तरबूज, अनार, ये हमारी सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग करते हैं. इसके अलावा यदि हम खजूर की बात करें तो खजूर इज वेरी गुड फॉर सेक्स. ऐसे जो हमने सीड्स की बात करी, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड, फेनुग्रिक सीड्स, ये जो जितने भी सीड्स हैं, इनका जो वाई दे आर गुड बिकॉज दे आर कंटेनिंग जिंक. तो जो जिंक है वो इतना अच्छा रहता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए. रोज 15 से 20 mg जिंक चाहिए. तो एक चम्मच यदि आपने सारे सीड्स को मिला के रोस्ट करके खा लिया तो दे विल इंप्रूव योर सेक्सुअल लाइफ. दे आर वेरी वंडरफुल. बेस्ट सीड कौन सा है सर इसमें? पंपकिन सीड. ओके.
And best fruit is अनार अनार and तरबूज तरबूज इज ए नेचुरल वाइब्रा। सर मुझे ना आप कॉन्डम्स को लेकर कुछ चीजें बताइए, कुछ ऐसे फैक्ट्स, क्या आपको आज भी ऐसे लगता है कि इट्स नॉट वेरी कॉमन और लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो आप बताना चाहें रिलेटेड टू कॉन्डम्स व्हिच मेन डू नॉट नो? नहीं, कॉन्डोम के बारे में ऐसा कुछ स्पेशल डाटा नहीं है मेरे पास। हाँ, कॉन्डोम प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पर अब जो कल्चर मैंने यूथ के अंदर देखा है कि उनको कॉन्डोम लगाने से प्लेजर नहीं आता है। अच्छा। और वो किसी भी कॉस्ट पे कॉन्डोम नहीं लगाना चाहते, मतलब वो अपनी लाइफ का रिस्क ले सकते हैं, वो एसटीडी ले सकते हैं, बट उनको बिना कॉन्डोम के ही प्लेजर आता है। एंड इवन देयर आर सम फीमेल्स कि यदि मेल ने कॉन्डोम लगा लिया तो वो उसको उतरवा देती है कि मुझे फील ही नहीं आ रहा है तुम्हारा पीनिस। तो ऑफकोर्स कॉन्डोम इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बट यदि आप टाइमिंग आपका कम है तो देयर आर सम लुब्रिकेटेड कॉन्डोम, यदि आप उसको पहन के सेक्स करते हो तो आपका टाइम बढ़ जाता है। आजकल जो कॉन्डोम्स आ रहे हैं उसमें फ्लेवर्स वाले जो कॉन्डोम्स आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स, तो जब आप इन सबके साथ सेक्स करते हो तो एक फीमेल को बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। तो मेरे एक जो पेशेंट है दुबई वगैरह से रहते हैं, तो कई बार वो कॉन्डोम की बास्केट लेके आते हैं कि सर दिस फॉर एवरी डे वी आर हैविंग अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्डोम, इट्स स्ट्रॉबेरी, इट्स चॉकलेट। सर अब एक बात बताइए, जब आप कॉन्डम्स की भी बात कर रहे हैं, आई वांटेड टू नो, क्या पीरियड्स में सेक्स करना सेफ होता है? पीरियड्स में सेफ, यदि आप सेक्स सेम पार्टनर के साथ कर रहे हो रेगुलरली, जो आपका पार्टनर है, वाइफ है, या जिसके साथ आप लंबे समय से कमिटेड हो, तो आप यदि आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं तो वो सेफ है। पर यदि आप किसी अननोन पार्टनर के साथ जा रहे हैं, नई दोस्त बनी है, उसके साथ पीरियड्स में सेक्स कर रहे हैं, तो कॉन्डोम भी कई बीमारियां ऐसी है जो आपको सेफ नहीं कर पाता। कई एसटीडीज ऐसी हैं जो कॉन्डोम को यूज करने के बाद भी आ जाती है, बिकॉज बीमारियां जो कॉन्डम को यूज करने के बाद भी आ जाती है। हाँ। अब उसमें जो मेन रीजन है कि वजाइना उस वक्त सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होती है, उसमें ब्लड है और जो इन्फेक्टेड ब्लड है, तो जब वो आपके बाकी के सरफेस एरिया को टच करेगा तो आपको हर्पीज मिल जाएगा, आपको गोनोरिया मिल जाएगा, आपको जो आपका पेनिस उसमें से पस आने लग जाएंगे। एक छोटा सा भी इन्फेक्शन आपका बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। तो कॉन्डोम में सेक्स यदि आपका और आप दोनों पार्टनर कंफर्टेबल हो, उसको कोई पेन या क्रैम्प नहीं है, तो आप कर सकते हैं, पर कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको एसटीडीज होने का पूरा पूरा खतरा रहता है। सब मार्केट में क्या ऐसे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, आई मीन जो आपको आपके हार्मोन लेवल को या दैट गिव्स यू प्लेजर फॉर मेल एंड फीमेल बोथ? वैसे बहुत सारे सप्लीमेंट हैं एंड गुड वंस, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है। कि जैसे हम अलार्जिनिन की बात करें तो अलार्जिनिन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर वेजोडाइलेशन। ये एक हार्ट का मॉलिक्यूल है कि आपकी जो वेन्स सिकुड़ जाती है तो अलार्जिनिन देते हैं तो उसमें वेजोडाइलेशन हो जाता है। तो अलार्जिनिन यदि आप रेगुलर बेस पे 3 से 5 ग्राम लेते हैं, सैशे फॉर्म में आता है, अच्छा, यदि आप उसको रेगुलर लेते हैं तो आपके इरेक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। यदि एल कार्निटिन एक मॉलिक्यूल है, यदि आप वो लेते हैं तो सेक्सुअल पावर बढ़ती है। कोएंजाइम क्यूटेन एक मॉलिक्यूल है, यदि 200 से 300 mg आप रोज लेते हैं तो आपका स्पर्म गाढ़ा होता है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे कि क्यूलार क्यूफोर्ट, कीलार्ज सैशे, डिजायर एक्स, रीलार्ज ईडी, बहुत सारे मार्केट में बहुत अच्छी कंपनियों के सैशेज हैं। यदि आप उनको रेगुलर बेस पे लेते हैं, प्लस यदि पेनिस की लगातार रेगुलर रिहेबिटेशन, जो मैंने बताया कि मसाज कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा पेनिस काम करेगा। देयर आर सम वंडरफुल पेनाइल मसाज ऑयल लाइक बितांकोट ऑयल, पीलार्ज ऑयल और फुल चार्ज ऑयल। यदि आप ये सब लेते हैं, ये ऑयल सेपरेटली मिलते हैं मेडिकल ये सेपरेट मिलते हैं मेडिकल पे, आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डोंट यूज पैराशूट ऑयल, डोंट यूज पैराशूट ऑयल, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? नहीं, पैराशूट ऑयल भी बहुत अच्छा है यदि आपका पार्टनर के अंदर ड्राइनेस है वेजाइना पे, तो यदि आप उसको लगा लेंगे तो आपको ड्राइनेस नहीं रहेगी। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी चीज से मसाज करो, पर उसको रोज 5 मिनट दो, उसकी रोज पूजा करो, क्योंकि वो वर्शिप ऑर्गन है। यदि आप रेगुलर उसकी पूजा कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो वो हमें हर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। सर आजकल जैसे हम देखते हैं ना, वर्क लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है एंड मोस्ट ऑफ अस आर एडिक्टेड टू कॉफी, ब्लैक कॉफी कह लीजिए, या कॉर्पोरेट्स में भी काम करते हैं तो कॉफी का एक एडिक्शन हो ही जाता है, पूरे दिन में कई बार कॉफी हो जाती है। सो कॉफी का क्या रोल है सर सेक्सुअल हेल्थ में?
देखिए कॉफी और आई मीन डज इट हेल्प द लिबिडो, जिसे हम कहते हैं सेक्स ड्राइव पैदा होती है जिससे? कॉफी, चॉकलेट, इनके अंदर कोकाओ होता है, बेसिक डार्क कंटेंट। चॉकलेट कह डार्क रहे हैं हम। चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं तो जो डार्क चॉकलेट है उसमें फ्लेवोनोइड्स एक केमिकल होता है जो हमारी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। कॉफी के अंदर भी वो सेम फ्लेवोनॉइड होता है, बट क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो यदि आप माइल्ड डोज में ले रहे हो, यदि आप 1 से 2 कप ले रहे हो, तो दैट विल इंक्रीज योर सेक्सुअल लाइफ। बट यदि आप 4 से 5 कप ले रहे हो, तो ये आपका स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा, और यदि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उससे आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाएगी। तो यदि आप एक मॉडरेट अमाउंट में कॉफी ले रहे हैं या चॉकलेट ले रहे हैं, डार्क चॉकलेट ले रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अपनी वाइफ को चॉकलेट से पेंट कर रहे हैं कि वैलेंटाइन डे पे वो चॉकलेट के टप्स ला रहे हैं और पार्टनर को टप में मिला रहे हैं, देर उसको वो चाट रहे हैं, तो उससे उनको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है। ऑफ कोर्स वो सेक्सुअल फैंटेसी हो सकती है, पर इतना अमाउंट के अंदर यदि आप चॉकलेट खाओगे तो आपको डिजायर नहीं, डायबिटीज होगी। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट हाउ मच डोज यू आर टेकिंग ऑफ कॉफी एंड चॉकलेट। ओके सर, बट मैंने सुना है कि जैसे आपने कहा डार्क चॉकलेट जिसमें ककाओ होता है, तो वो वाला बहुत अच्छा होता है। हाँ, 70% के अबव यदि आपका जो डार्क चॉकलेट है उसमें ककाओ का परसेंटेज है, तो वो वेरी गुड, वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाता है, पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो इरेक्शन बहुत अच्छा होता है। मूड, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का मस्त हो रहा है, तो आपको सेक्स करने में भी मजा आएगा। लेकिन अगेन आप खाने की जगह चॉकलेट्स नहीं खा सकते, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। 30 ग्राम से 40 ग्राम यदि आप चॉकलेट खा रहे हैं तो वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करेगा। ओके सर, डज इट अफेक्ट और हिट अलग अलग तरीके से करता है मेन और वुमेन को डिफरेंटली? देखिए दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर सेम है, दोनों के अंदर सेरोटोनिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आपका अगेन यदि आप हायर डोजेज में ले रहे हैं तो वो दोनों को नुकसान करेगा। तो चॉकलेट यदि आप लिमिटेड काउंट में ले रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहां से आप अच्छी चॉकलेट्स खरीद के ला रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो डेट विल इंक्रीज योर सेक्सुअल मूड। यदि हम बात करें आज कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर या अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो देयर आर सम चॉकलेट ड्रिंक्स जो अल्कोहल के साथ मिक्स करके देते हैं। तो ये जो चॉकलेट ड्रिंक्स भी आती है जो अल्कोहल के साथ मिक्स करके देते, दैट आल्सो इंक्रीजेस सेक्सुअल डिजायर। वो डिजायर को बढ़ाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपके ऊपर है। तो डिजायर आप चॉकलेट से इंक्रीज कर सकते हैं, बट दे विल नॉट इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। उसके लिए आपका फिट होना बहुत जरूरी है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होना बहुत जरूरी है। जी सर, अब हर कोई तो स्विट्जरलैंड जाके चॉकलेट नहीं ला सकता है, तो यहाँ इंडिया में ही इफ डार्क चॉकलेट लेनी है तो, या अच्छी कॉफी, आप कौन सी रेकमेंड करते हैं फिर? जो आप घर में पीते हैं वही सबसे अच्छी कॉफी, नॉर्मल जो नेस्कैफे आती है, अमूल की जो कोकाओ चॉकलेट आती है 70%। There is 70 also and there is 99 also. मोर देन 85% इज आल्सो देयर। तो जो भी 70% के ऊपर, आपके पॉकेट साइज पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है आप इंडिया के बाहर जाएं, यहाँ पे भी वहाँ के जो ब्रांड्स है वो मिल जाते हैं। ओके ठीक है सर, हमने इतनी बातें कर ली है अबाउट सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने बात की है। लेट्स टॉक अबाउट द इमोशनल अवेयरनेस जो कम देखा जाता है। आजकल डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज जैसे आपने बोला कि नॉट मेनी प्रॉब्लम्स नो, जिसके बारे में आज हमने बात करी है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करी है, परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में बात करी है, ईडी के बारे में बात करी है। बट मुझे एक बात बताइए, हाउ कैन अ फीमेल सपोर्ट हर पार्टनर व्हेन ही इज गोइंग थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स? हो सकती है ना, ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एक फीमेल पार्टनर कैसे सपोर्ट करे उस समय? एक औरत चाहे तो एक आदमी के मरे हुए पेनिस को भी जिंदा कर सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो एक मेन रीजन है वो है फीमेल सपोर्ट नहीं होना। और जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हम बात करें, उसमें यदि फीमेल पार्टनर अपने मेल को इनिशिएट करे, उसको काउंसिल करे कि कोई बात नहीं, अरे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सुलझा लेंगे। कई बार आदमी को पता नहीं होता कि फीमेल एनाटॉमी क्या है, तो यदि वो औरत उस वक्त अपनी वेजाइना पे खुद हाथ रखवाए, खुद उसको बताए कि दिस इज माई क्लाइटोरिस, कि तेरे को अभी फिंगर इधर डालनी है, तेरे को पेनिस भी इधर ही डालनी है, चलो एक फिंगर डालते हैं, अभी दूसरा डालते हैं, अभी 5 फिंगर डालते हैं, पेनिस को पेनिट्रेट कैसे करना है।
तो यदि ये सारी चीजें एक फीमेल सपोर्ट करे, और कई पोजीशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ फीमेल कर सकती है, कि यदि आपका पार्टनर अर्ली इजैकुलेटर है, उसका जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, तो जैसे कि वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में आ जाओ, मिशनरी पोजीशन में आ जाओ, तो ऐसी पोजीशन के अंदर आपका टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो फिजिकल फोर्स है वो कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि वुमेन आपके टॉप पे आ जाए और सेक्स कर ले, जिसको वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन बोलते हैं, तो आपका टाइम बढ़ सकता है, तो एक पेशेंट को इल फील नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर पेनिस के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या परमानेंट इरेक्शन चले जाता है, क्वालिटी ऑफ इरेक्शन पुअर हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज। कुछ कंडीशंस ऐसी जिसमें कि जैसे कि आपकी प्रोस्टेट की सर्जरी हुई, आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, प्रोस्टेट सर्जरी हुआ, इसके अंदर आपका पेनाइल नर्व डैमेज हो जाता है, तो इरेक्शन को लाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि पार्टनर चाहे, फीमेल चाहे, तो रेगुलर मसाज करके, और कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिनके अंदर वो सेक्स कर सकते हैं, एक दूसरे को प्लेजर दे सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल ज्यादा यूज करके, आपका जो सेमी फ्लैसिड स्टेट है पेनिस का, जिसमें पेनिस पूरा इरेक्ट नहीं है, बस थुलथुला सा इरेक्ट हो रहा है, यदि एक औरत उसको अपनी वेजाइना में खुद इंसर्ट कर ले, जैसे कि ओल्ड एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे कई मोमेंट हैं जहां पर मैं मेरे पेशेंट्स को तभी इंटरटेन करता हूं जब वो अपने पार्टनर को लाता है। मैंने उसको बोल रखा कि यार आपको मैं अकेले इलाज कर ही नहीं सकता, इसमें आपका पार्टनर जरूरी है, वो मेरे से बड़ा डॉक्टर है, वही मेरी हेल्प करेगा। तो फीमेल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेक्सुअल डिजीज। और यदि एक औरत चाहे तो एक पेनिस एक नॉर्मल आदमी को बर्बाद भी कर सकती है, कि आप सेक्स कर रहे हो और वो बोल देती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, तो वहीं पर उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, चाहे आपने 1 घंटा सेक्स कर लिया उसके साथ। और यदि वही फीमेल 1 मिनट में भी यदि आपका पार्टनर सेटिस्फाइड हो रहा है और वो बोले कि यार इट वॉज ए गुड, इट वॉज ए प्लेजरेबल फॉर मी, हम अगली बार थोड़ा सा और बेटर करेंगे, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर फीमेल का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो सेक्स कर रहे हो वो 2 लोग मिलके कर रहे हैं। जी सर। सर डेली लाइफ में कौन से ऐसे हैबिट्स है या रेड फ्लैग्स है जो मेन को उनकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए देखने चाहिए? सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि जो चीज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाए वो करना है, कि एक्सरसाइज दबा के करनी है, कि आपको यदि औरत के साथ 100 पुशअप मारना है तो आपको 10 पुशअप मारने जरूरी है। पुलअप्स, पुशअप्स और प्लैंक, जब तक आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाओगे, आप किसी भी फीमेल के ऊपर अपने आप को होल्ड नहीं कर पाओगे। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट या वे प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी मसल पावर बढ़े। इसके अलावा स्मोकिंग इज डेंजरस, कोकीन इज डेंजरस, गुटखा इज डेंजरस। तो ये जो चीजें हमारी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर रही है, मैस्ट्रुबेशन, पॉर्न एडिक्शन, यदि इन सब चीजों से बच जाए तो एक आदमी का सेक्सुअल लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर। आज का कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्दी था और मैं कहूँगी इट वाज यूजफुल फॉर बोथ मेन एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो ये इतनी सारी जानकारी है जिसके बारे में हम खुलकर कभी बात नहीं करते हैं। जैसे आपने शुरू में बताया, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है तो पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या गलत कर रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उसको एक बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है कई बार। तो मैं कहूँगी आई थिंक आज का ये जो एपिसोड है ये ऑडियंस पूरा देखे और देखा ही होगा एंड तक, क्योंकि हमने एंड में सर ने जैसे बेनिफिट्स बताए हैं कुछ फूड आइटम्स के भी, और काफी ढेर सारी इतनी अच्छी बातें करी हैं जो हमें डेली लाइफ में काम आएगी। सो मैं चाहूंगी कि ये जितने से ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसे आप शेयर करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन हम रोज नहीं लेकर आते, हम रोज ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि आज भी इस सब्जेक्ट को टैबू माना जाता है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? और इसे रीशेयर करिए ताकि आप जैसे या घर बैठे किसी को भी ये कोई प्रॉब्लम आ रही है या फेस कर रहे हैं, हो सकता है वी आर एबल टू हेल्प देम आउट इन एनी वे। एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू डॉक्टर अमित जोशी, हमने उनके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, यू कैन रीच देम आउट। वी हैव शेयर हिज हैंडल, हिज इंस्टाग्राम हैंडल, हिज सोशल मीडिया हैंडल्स। आप इनका यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ही कीप्स ऑन शेयरिंग ऑन डेली बेसिस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम हम नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे। आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।